तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फाइट क्लास 3 का वॉल्यूम 8 और मैंने वॉल्यूम 7 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें स्टार्ट में दिखा रहे होते हैं जहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़की एकदम अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपने जीव की तरफ ले जाती है, लेकिन अपना जीव उसे बच जाता है। उसका वो दोबारा से अटैक करती है, लेकिन वो दोबारा से पीछे हट जाता है और दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। यहाँ पे जीव ने अपना डिस्टेंस बनाए हुआ रखा होता है और यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि उस लेफ्ट हैंड की वजह से मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं उसे हिट कर पाऊँ। चलो ठीक है, एक बार और जाके देखता हूँ लेफ्ट साइड, अगर कुछ होता है तो। और लेफ्ट साइड में जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है उतनी वहाँ पे उसकी वीकनेस है। अगर मैंने वहाँ पे जाके किक किया तो। और यहीं पे वो दिखाते हुए अपने लेफ्ट हैंड से दोबारा से अटैक करती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जीव एकदम नीचे की तरफ झुकता है और आगे जाता है और यहीं पे वो उसकी साइड में आ गया होता है। फिर वो वहाँ पे जाके एकदम अपने पैरों को ऊपर उठाता है और बोलता है कि यहाँ पे। और फिर वो उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन इतने में ही दिखाते हैं कि ये लड़की उसके पैर को पकड़ लेती है और इसे बोलते हैं किक कैच। तो यहाँ पे जीव सोचता है क्या, और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। इसी में हमें दिखाते हैं कि वो लड़की जिसने पैर पकड़ा होता है वो पंच मारती है बहुत बुरी तरीके से उसके मुंह पे। इस पंच से हमें दिखाता है कि जीव एकदम पीछे की तरफ गिर जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकती, वो अपने पैर से सीधा अटैक करती है और उसके पैर को डिसबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पे गिरता है। और इसका नेक्स्ट मूव होता है सीधा उसके हाथ को पकड़ के और अपने पैरों को इसके ऊपर ले जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसने उसे हाथ से पकड़ के उसे लॉक कर दिया होता है और जीव की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई होती है। वो टैप टैप बोल रहा होता है और इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोलता है कि वो रुकती नहीं है। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हाँ, ज़रूर ऐसा लग रहा है कि सुम हुई वो गुस्सा है। इसी को हमें दिखाते हैं कैफेटेरिया, जहाँ पे ये सभी बोलते हैं क्या क्या, एक डेट वो भी जो यूं के साथ। तो ये प्रेसिडेंट होती है इनकी क्लास की, ये बोल रही होती है कि हाँ संडे को। तो ये ग्रे बाल वाली लड़की बोल रही होती है क्या, पर क्यों क्यों क्यों। और फिर ये बताती है इन्हें कि मैंने उससे पूछा था बाहर जाने के लिए, तो हम वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं। तो ये लड़की उसकी बात नहीं सुनती, बोलते पर तुमने ये ऐसा किया ही क्यों। तुम्हें पता है ना वो हमेशा से सुंदर लड़कियों को ढूंढता है ताकि वो उनके साथ घूम सके और मजे ले सके। तुम जानती नहीं हो, उसका दिल वो उसके बालों से ज्यादा काला है। तो ये बोलती है कि हाँ, मेरे पास भी एक काला दिल है। और ये बताओ तुम क्या सोचती हो, यंग जून क्या वो एक अच्छा किसर है या नहीं। तो ये शौक हो जाता है, बोले क्या, किस 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 क्या। और यहाँ पे दिखाते हैं ये दोनों के दोनों एकदम जाग उगल रहे होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट मन में सोच रही होती हैं हाँ हाँ, ये तो मजेदार है इनके साथ ये सब करना। और इसी बार हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे यंगजिन भी आ गया होता है और वो इसे देखते हुए बोल रहा होता है ओ हाँ मेरी प्यारी बैंग जियोम, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसके मुंह से भी एकदम पानी निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो अपना हाथ उसके कंधे पे रखता है और उसका बोलता है मुझे होंगी की यूनिवर्सिटी पे मिलो, स्टेशन नंबर 9 पे, वो भी 1 बजे। और हाँ, आने से पहले लंच मत खाना। और जो प्रेजेंट होती हैं एकदम उसी की तरफ देख रही होती हैं और कुछ नहीं बोल पा रही होती हैं। लेकिन इतने में दिखाते हैं ये दोनों के दोनों एक किक और एक पंच दोनों मारती हैं और बोलती कि जाएंगे हमको मत छूना, समझे। और यहीं भी दिखाते हैं वो बुरी तरीके से उसे पीटने लगती हैं एक के बाद एक। और प्रेसिडेंट बोल रही होती है किम यांग जी रुक जाओ रुक जाओ। और यंगजून एकदम वहीं पे जमीन में डला होता है, सोच रहा होता है ऐसा क्या किया मैंने। इसका हमें दिखाते हैं यहाँ पे सुनसान सा इलाका और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट और एक आदमी ये साथ में जा रहे होते हैं। ये दोनों को दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं साथ साथ में। इसको हमें दिखाते हैं वहाँ पे 2 आदमी बैठे होते हैं और ये थोड़े ठग से लग रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों उन्हें ही देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो ये आया होता है जर्नलिस्ट के साथ कोट पहने, ये उनसे कुछ बताता है और इसके बाद दिखाते हुए उनके लिए गेट खोल देते हैं। और वो सभी के सभी नीचे जा रहे होते हैं सीढ़ियों पे। यहाँ पे दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट अंदर पहुंच जाती हैं, लेकिन जब वो सामने देखती हैं तो उनके सामने कोई बैठा होता है और उसके सामने बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं। तो फिर ये जर्नलिस्ट बोलती है कि सिस्टर। और इसके बाद दिखाते हैं लड़की जब पीछे मुड़ती है तो बोले ओह हाँ तुम आ गई। और हमें बताते हैं इसके बारे में कि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसका नाम होता है एला। तो इसके बाद दिखाते हैं ये एकदम पीछे की तरफ मुड़ती है और जब वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है तो आती नहीं है, वो अपनी चेयर से एकदम खिसकती हुई आती है। बोलते हो थक गई मैं तो इतने में ही। और फिर जर्नलिस्ट अपने बैग से कुछ निकालती है और बोलती है कि आपने अपना ऑफिस दोबारा से बदल लिया। तो एला बोल रही होती है कि हाँ ये ऐसा करना पड़ा। और ये बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा, स्कूल लाइफ कैसी है।
तो जर्नलिस्ट बोलती है कि हाँ, हमेशा की तरह है। बिल्कुल हमेशा की तरह ही। और आपकी कैसे चल रही है सिस्टर? तो ये पिज़्ज़ा खाते हुए बोल रही होती है कि हाँ, मेरी भी सेम है और कुछ नहीं। वहीं दिखाते पिज़्ज़ा खा जाती है सारा। और यहाँ पे दिखाते जर्नलिस्ट उन्हें ही देख रही होती हैं और मन में सोच रही होती हैं कि इनका निकनेम है ऑल्ट्रा। जब भी मैं इंटरेस्टेड होती हूँ किसी भी थ्योरी में या किसी मिस्ट्री में जो इंटरनेट पे चल रही हैं, और फिर ये बताती है कि हम पहली बार जब मिले थे, जब हमारे समाज में गेट टुगेदर मतलब एक दूसरे से मिलने की जो थी चीजें वो बहुत ज्यादा पीक पे थी, तब हम मिले थे। यहाँ पे दिखाते हैं ये एला यूनी होती हैं, बोल रही होती हैं, ओह तो तुम आयरन क्लैड जस्टिस, अच्छा तो तुम मिडिल स्कूल में हो। और ये यूरी का ऑनलाइन यूजर नेम होता है और इस जर्नलिस्ट का नाम यूरी होता है। तो एला बोल रही होती है, ओह मैं सरप्राइज हो गई, हाँ हाँ। पर जो तुमने लिखा था वो सच में बहुत ज्यादा फनी था, मैंने एंजॉय किया उसे पढ़ते हुए। हाँ, मैंने बस उन्हें पढ़ा था, मैंने उन पे कमेंट नहीं किया। हाँ, हाँ, 1 मिनट रुकना, और एकदम डकार मारती है। तो ये बोली होती, हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने देखा, थैंक यू, थैंक यू। और मन में सोच रही होती कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने एक दिन में इतना ज़्यादा पिया। मैंने सोचा था कि ये भी उन एक पागलों में से हैं, जो सिर्फ मज़े करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में मैं उनमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। तो यहाँ पे बताते हैं, बोलनी होती हैं कि वैसे आज आज मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से आई हूँ। मैं एक नार्किस्ट हूँ, तो क्यों ना हम साथ में काम करें? और यहाँ पे हमें बता रही होती है यूरी कि ये औरत, ये इस फ्लोर पे बहुत जानी-मानी इंसान है। एक नार्किस्ट वो होता है जो कोई भी कन्विक्शन या किसी कानून को ना माने और जो उसके अपने मिक्स न्यूट्रल आइडियाज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट और पावर के लिए रखे। ये लोग मेरी सोच के साथ ज़्यादा नहीं मिल पाएँगे, पर ये हमसे मिलते-जुलते ही होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकती हूँ। तो जो मुझसे हुआ मैंने उनके साथ किया। पर सभी नहीं कर सकते, जो लोग कैपेबल होते हैं वो ही कर सकते हैं ये काम। और बाकी सारे जो लोग होते हैं वो एक कीड़ों की तरह होते हैं, जो यहाँ पे आए होते हैं सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए और मॉनिटर के सामने बैठे-बैठे बस गंदी हरकतें कर सकें वो। यहाँ पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे ऑफ़िस के अंदर बहुत सारे लोग भी होते हैं, जहाँ पे ये साइड में बैठा वो बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है चलो, आज अपनी उँगलियों को थोड़ा काम पे लगाया जाए ताकि ये इस दुनिया को बदल सकें। और ये दूसरा बैठा हुआ बोल रहा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है ये। आज तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने पीसी पे अपना दिन बेकार कर दिया। और इसको हमें प्रेज़ेंट में दिखाते हैं, जहाँ पे एला बोल रही होती है, ओह हाँ, तुमने एक फ़ेवर माँगा था। तो यूरी बोलती है कि हाँ, क्या आपने पता लगा लिया उसके बारे में? तो फिर एला अपनी पॉकेट से पेपर निकालती है और बोलती है, मारिया डेको डेकोस्कॉस, ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड था। मैं जितना भी उसके बारे में ढूँढूँ, पर मैं उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। बरलोगा स्काउट, ये उसकी चाबी थी। हाँ, यहीं से। वो लोग उसके बारे में ज़रूर कुछ जानते थे, इसलिए वो उसको लेने के लिए आए थे यहाँ पे। और जो ये बड़लोगा का ऑफ़र होता है, ये नामिन हाई स्कूल में मिला होता है मारिया को, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसने रिजेक्ट कर दिया होता है। तो एला बोल रही होती है कि लकीली हमने उसका पता लगा लिया और उसी की वजह से मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसकी फाइट्स की कुछ वीडियो वो सब मिल गई। पर हाँ, ये कुछ ज़्यादा नहीं है पर फिर भी। तो यूरी पूछती है, तो क्या फिर उन्होंने वो आपको दे दिया है? तो एला बोल रही होती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मुझे क्यों देंगे? पर ये मैं हूँ जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। पर छोड़ो भी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी है उसके ऊपर जो रिजल्ट हैं वो हैं, वो सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो ये सब होने के बाद भी अभी स्कूल जा रही है। ओहो! हमारा कोरिया ज़िंदाबाद रहे। आखिर क्या ही हो रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे दिखाते हैं कि यूरी भी वो पेपर लेती है और उसे देख रही होती है और जैसे ही वो उसे देखती है वो भी एकदम बुरी तरीके से शॉक हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पा रही होती। और इसी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं जहाँ पे मारिया ब्लॉक के साथ खेल रही होती है और जैसे ही वो पहला पीस निकालने के लिए जा रही होती है, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सारा का सारा एक साथ गिर जाता है। यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि हाँ, दोबारा से मुझे पता था यही होगा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ज्यून बोल रही होती है कि तुम बार-बार इसलिए हार रही हो क्योंकि तुम ज़्यादा ही लालची बन रहे हो। मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें आराम से और सेफ तरीके से निकालना है। और यहाँ पे मारिया बोल रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बक-बक करती हो, बिल्कुल जीव की तरह। तो ज्यून उससे बोलती है कि बस मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हम एक ही टीम में हैं। पर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? और बस वही कर रही हो जो दूसरे लोग तुमसे कह रहे हैं।
तो मारिया बोलती है क्या कुछ और करूँ? पर इसमें और कुछ मज़ा नहीं है। तो जीन उससे बोल रही होती है कि तुम्हें मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम बार-बार हार रही हो। और यहाँ पे जी बोल रहा होता है कि जून शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो यहाँ पे ओकीडांग बोल रहा होता है कि ठीक है फिर मैं एक नया गेम लेके आता हूँ। तो ये लड़की बोलती है ओकीडांग हाँ, ये वही एक चांस गेम ये वाला लेके आओ। और इसके बाद हमें दिखाते हैं ये होता है पायरेट रोलेट। और यहाँ पे दिखाते हैं कि मारिया पहली बार में ही वो तलवार अंदर घुसेड़ती है और पहली बार में ही वो एकदम हवा में उड़ जाता है और मारिया सीधा उसी की तरफ देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैसे ही वो ऊपर जाता है मारिया अपने हाथ से पकड़ती है और सीधा उसे नीचे लगा देती है और जीव और जीवन दोनों के दोनों एकदम चिल्लाकर बोलते हैं कि हमने देख लिया। और इसके बाद दिखाते हैं वो अगला गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है क्रोकोडाइल रोलेट। जहाँ पे दिखाते हैं मारिया एक दांत को दबाती है और जो उसने पहला दांत दबाया होता है उसी में हमें दिखाते हैं कि वो सीधा उसकी उंगलियों को बाइट कर लेता है, वो हार जाती है। और यही देख के मारियो को एकदम गुस्सा आता है, वो पूरी की पूरी टेबल उछाल देती है। और जो यहाँ पे ओनर होता है उस गेमिंग सेंटर का, वहाँ पे जी उससे माफी मांग रहा होता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और मारिया वहां से चली जाती है। और इसका हमें दिखाते हैं यहाँ स्टेशन के पास सबवे में जहाँ पे बाकी सभी लोग घूम रहे होते हैं और यहाँ पे यंग जुन भी होता है, वो मोबाइल में देख रहा होता है। तो फिर कोई उसे एकदम आवाज देता है, बोलता है चो यंग जुन, टड़ा देखा मैं यहाँ पे आ गई। और ये जंगयुम होती है वो एकदम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही होती है और यंग जुन भी उसे ही देख रहा होता है। उसका बोलता है कि तुम्हारी आंखें वो तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी हैं। तो जंगयुम बोलती है कि क्या सच में वो प्यारी लग रही हैं? हाँ मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए हैं ग्लासेस की जगह। तो यंगजिन बोलता है कि मुझे भी दो, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कैसे लग रहा हूँ मैं। तो बोलते हैं क्या क्या तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तो यंगजिन बोल रहा होता है कि अच्छी चीजें तुम्हें आपस में बांटनी चाहिए, क्या तुमने ये सुना नहीं है? तो वो बोलती है कि जाओ खुद खरीद के खुद लगा लो ना फिर। और हमें दिखाते हैं इन्हें कोई देख रहा होता है, ये दो लोग होते हैं साइड में और ये दोनों के दोनों जंगयुम की दोस्त होती हैं, वो एकदम हथियार लेके तैयार होती हैं और उस पर नजर रखे होती हैं। और इसको हमें दिखाते हैं यहाँ पे एकदम म्यूजिक बज रहा होता है, डांस हो रहा होता है और यहाँ पे सभी लोग एकदम स्ट्रीट डांस कर रहे होते हैं सभी के सामने। और यहाँ पे दिखाते हैं स्ट्रीट डांस टीम हिप हॉप। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम नैमिल डांस स्टेप टीम हो, बिल्कुल सही बोला ना, ये तो सच में अच्छे हैं। तो ठीक है फिर अब हमारी बारी है, आओ आओ चलो शुरू करते हैं। और ये भी दिखाते हैं ये लड़का एकदम बोलता है क्या, और जब वो एकदम पीछे देख रहा होता है तो वो किसी को नोटिस करता है और बोलता है बॉस बॉस देखो वो वहाँ पे वो बैंग जियोम है, बैंग जियोम। और ये लोग फैन होते हैं बैंग जियोम के, ये उसे देखते हैं बोलते हैं क्या सच में वो लड़का कौन है उसके साथ, क्या वो किसी तरीके का गैंगस्टर है या और कोई? तो ये लड़का हाथ में गन लेके बोलता है कि बॉस हमें उसे बचाना चाहिए, चलिए चलते हैं। लेकिन फिर वो दूसरा लड़का बोलता है पर यहाँ पे हम जीत सकते हैं, हम हार जाएंगे फिर। और ये उनसे पूछ रहे होते हैं हे क्या हुआ, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ दिखाते हैं ये इसके टीम के लोग होते हैं, बोलता है कि बॉस ये सब हम पे छोड़ दीजिए और आप जाइए। और दूसरा वाला बोल रहा होता है कि जब आप वापस आएंगे तो प्लीज थोड़ी आइसक्रीम जरूर लेके आना। और ये बोलता है क्या, और उसके बाद बोलता है कि ठीक है चलो सन चलते हैं। और ये दूसरा वाला एकदम बंदूक चलाते हुए जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ हम आ रहे हैं। ऐसे ही वो एकदम आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो ये देखता है कुछ, बोलता है क्या, और दिखाते हैं किसी से टकरा जाते हैं। हाँ बहुत तेज आवाज आती है। यहाँ दिखाते हैं ये लड़की बोलती है ह्यांग जी क्या हुआ, और उसका बॉस एकदम उससे टकरा जाता है ह्यांग जी से। और ये लड़की देखती है बोलते हैं क्या तुम लोग, और ये दोनों के दोनों भी उन्हीं देख रहे होते हैं। इसका हमें दिखाते हैं एक बिल्डिंग जहाँ पे दिखाते हैं कोई एकदम हैंड स्टैंड में खड़ा होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये हामिन होता है जो एकदम अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है, पसीना गिर रहा होता है उसके। और इसी के बाद देखते हैं वो गिलास में पानी भरता है और पानी पी लेता है। उसका बैठ के वो मोबाइल देख रहा होता है जहाँ पे वो मैसेज देखता है, यहाँ पे लिखा होता है कि मैं कैंग यूरी हूँ सेकंड ईयर से, मैंने सुना है कि तुम फाइट क्लास 3 ज्वाइन करने वाले हो। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने चेयरमैन ली के साथ क्या डिस्कस किया है, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ मारिया के बारे में। और हामिन यही सब कुछ पढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है क्या आखिर क्या ही हो सकता है। इसके बाद दोबारा वापस आते हैं वहीं पे रेट वाली जगह पे जहाँ पे बोल रहे थे क्या आखिर क्या हुआ, ये ग्रिल मीट ये तो बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, मैंने सोचा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तो यंगजून बोल रहा होता है वैसे मैं कभी ग्रिल नहीं करता अगर मैं बाकी सब लोगों के साथ होता, पर आज मैं अकेले तुम्हारे साथ हूँ ना इसीलिए। तो जंगयम बोलती है क्या सच में, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे भी हो सकते हो, अगर ये बात बाकी लोगों को पता लगी तो वो तो तुम पे गुस्सा हो जाएंगे। तो बोला होता है तो तुम मत बताना दूसरों को इसके बारे में। तो प्रेसिडेंट बोलती हैं ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। और ये एकदम ऐसी प्यारी सी बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं ये दोनों की दोनों लड़कियां एकदम बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती हैं, वहीं पे बैठी होती हैं। उसका दिखाते हैं कि वो स्टोर में जाते हैं घूमने के लिए,
लेकिन ये तब भी उसी का पीछा कर रहे होते हैं। और ये लड़का तो अपने लिपस्टिक भी लगा लेता है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो गेम खेलने के लिए जाते हैं और ये सब भी उनके पीछे करते-करते वहीं पहुँच जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो मूवी देख रहे होते हैं और उसके साथ-साथ में ये सब भी मूवी देखते हैं। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है, ये सभी एकदम हँसते हुए आ रहे होते हैं, बोलते हैं क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो ह्यांग जी बोल रही होती है कि जो उसका ट्विस्ट था वो तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और लड़का बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा था कुछ, हाँ, हाँ, हाँ। और ये बोलती है कि हाँ, मैंने भी। और इसी के बाद दिखाते हैं वो चारों के चारों एकदम चुप हो जाते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं। बोलते हैं क्या जंगयुम आखिर जंगयुम कहाँ पे गई? कहाँ पे गई? वो कुछ सेकंड पहले हमारे सामने ही थी, है ना? और ये भी दिखाते हैं इनके सामने से ये लोग भी आ रहे होते हैं और यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो जीवन बोलती है कि हाँ, ट्विस्ट वो तो मुझे सच में उसका पसंद आया, जो उसका ट्विस्ट था मूवी का। और कोई बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने यही उम्मीद करी थी। और ये लड़की साइड में ये भी बोल रही होती है मैंने भी ये सभी सभी इन्हीं की तरह बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जीव बोलता है क्या तुम तो क्लास 2 से हो। तो ह्यांग जी की बगल में जो लड़की खड़ी होती है बोल रही होती है कि क्या बात है, आज तो हम सभी आपस में मिल रहे हैं। तो ह्यांग जी पूछते हैं इन सभी से क्या तुम सभी लोगों ने जंगयुम को देखा है यहाँ पे आसपास। और इसमें दिखाता है कि ह्यांग जी एकदम साइड में देखती है। और वो साइड में देखती है तो जीव की बगल में मारिया खड़ी होती है। और मारिया भी इसे ही देख रही होती है और ये भी उसे देखती है। उसका हमें दिखाते हैं कुछ पास्ट में जहाँ पे ह्यांग जी एक पंच मारती है तो मारिया उसका हाथ पकड़ती है और एकदम पावर के साथ अपनी तरफ खींच लेती है। ह्यांग जी कुछ नहीं कर पाती। इसी के बाद दिखाते हैं कि मारिया सीधा अपर कट मारती है और एक पंच में ही उसकी बुरी तरीके से हालत खराब कर देती है। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये संज्ञान होती है, ये बोल रहे होते हैं ओह सुनवे आप भी यहाँ पे हैं, हेलो। लेकिन दिखाते हैं ह्यांग जी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है सिंगियन चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं कोई बोलता है ओह तुम सभी लोग तुम यहाँ पे हो। तो दिखाते हैं सभी जब साइड में देखती हैं तो यहाँ पे यूंजिन और जेंग्युम दोनों होती हैं। और जेंग्युम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। यहाँ पे दिखाते हैं सभी के सभी एकदम चुप होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या क्या हो गया। लेकिन जब हमें इसी के अगले सीन में दिखाते हैं तो यहाँ पे सभी के सभी कैरियोके के अंदर होते हैं, मजे कर रहे होते हैं एक साथ। और यहाँ पे बताते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा, वाह। और उसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पे बिल्डिंग के पास जहाँ पे ये जर्नलिस्ट होती है और उसके सामने हामिन खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जर्नलिस्ट यूरी सोच रही होती है मन में कि पास से देखो तो ये और भी बड़ा लगता है। क्या ये सच में एक हाई स्कूलर है? तो हामिद उससे बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे काम की बात करने के लिए आया हूँ। तो यूरी बोलती है कि हाँ चलो फिर ये तो अच्छी बात है, चलो बैठ के बात करते हैं। लेकिन हामिद उसे कुछ दिखाता है फोन के अंदर। तो हामिद उसे बताता है कि ये वो पैसा है जो वो मुझे एडवांस में देंगे अगर मैं फाइट क्लास 3 के अंदर चला जाऊँ। तो यहीं पे हमें दिखाता है यूरी एकदम शॉक हो जाती है, मन में सोच रही होती है शिट इतना ज्यादा। लेकिन हामिद उसे बता रहा होता है कि मुझे पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ यूरी मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये आदमी कितना ज्यादा पावरफुल है और ये चेयरमैन ली के लिए बोल रही होती है वो। तो यहाँ पे हमें बताता है सब कुछ जो उसकी बातें हुई होती हैं चेयरमैन के साथ। जहाँ पे चेयरमैन ली बोलते हैं उससे कि मैं तुम्हें एक टीम के अंदर डालूंगा, जो टीम उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई है। और उसके अंदर अगर वो ट्रेनिंग करेगा तो वो मारिया जितना स्ट्रांग बन जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अगर अपने दबे हुए पोटेंशियल को अवेकन कर लूँ। मेरे पास 3 महीने हैं। और हाँ, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, वरना मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, तो मैं वहाँ से क्विट कर सकता हूँ, पैसे बिना वापस करे। तो यूरी बोलती है उससे क्या इतना ज़्यादा पैसा और स्पेशल प्रिविलेजेस भी और इसके ऊपर 3 महीने की, ये तो सच में सुनने में बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। पर साथ में ऐसा भी लग रहा है कि तुम अपनी बॉडी उन्हें बेच रहे हो। तो तुम क्या सोचते हो कि उन 3 महीने में तुम्हारे साथ क्या ही होगा? तो हामिद बोलता है कि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ। जब तक मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ, तब तक मैं किसी भी तरीके की ट्रेनिंग झेल सकता हूँ। तो यूरी बोलती है क्या तुमने खुद को हिप्नोटाइज़ किया है क्या? अगर तुमने ये बात सोच ही ली है, तो तुम इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो डिसीज़न लेने के लिए? क्या तुम डरते हो? हाँ, यही बात है ना कि तुम्हें डर लग रहा है। तो हामिद उसकी बातें सुनना होता है, उसका वो बोलता है कि नहीं, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं फाइट क्लास 3 में जाऊँगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं यूरी मन में सोच रही होती है कि जितना मैंने सोचा था, ये तो उससे ज़्यादा क्रेज़ी लग रहा है। तो यूरी बोलती है कि ठीक है फिर, मैं यहाँ पे वैसे भी तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई थी, पर क्या तुमने वेल जूडो के बारे में सुना है? और हामिद उसी की तरफ देख रहा होता है। तो उसके बाद यूरी बताती है कि ये एक ब्राज़ील का पैन क्रिएशन है
जहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होता और कोई भी रेफरी नहीं होता। और इस फाइट का एंड जब ही होता है जब तुम्हारा ओपोनेंट अपनी जान खो दे, यानी तुम उसे मार दो। जो ये पेनक्रेशन है वो एक फाइट का नाम होता है, जो एक इवेंट की तरह भी होता है ब्राजील में। तो यहाँ पे यूरी बताना शुरू करती है कि ज़्यादातर फाइटर्स वो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जो मौत को एंजॉय करते हैं। वो सभी के सभी फाइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, पर ये कहना बिल्कुल कम लगेगा कि यहाँ पे लोग अपनी ताकत आजमाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जान दांव पे लगी होती है। और वहाँ पे कोई भी अपने सही दिमाग में नहीं होता, क्योंकि वो सभी की सभी अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे होते हैं वहाँ पे। और सिर्फ 16 साल की उम्र में मारिया वो यंगेस्ट पर्सन है जिसने कभी वेल टू डू वो इस उम्र में जीता था। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो पहले से ही लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ी है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं शाम हो गई होती है, जहाँ पे ये सभी के सभी अपने घर जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सभी को बाय बाय। और सभी के सभी अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं ओकेडोंग भी चला जाता है इन सभी को छोड़ के। और ये सभी लोग बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे बस भी आ जाती है, उसके बाद दिखाते हैं कि सभी के सभी बस के अंदर बैठ जाते हैं। और ये तीनों के तीनों साथ में ही आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जून को एकदम कुछ याद आता है और वो वहीं पे रुक जाती है। वो वहीं पे खड़ी होती है, उसके बाद बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम्हारा घर इसी डायरेक्शन में है सुनवाई? क्योंकि कुछ देर से आप हमारे साथ ही चल रही हैं। वहीं पे दिखाते हैं कि जीव और मारिया को दोनों को एक साथ याद आता है और मन में सोचते हैं शिट, तुम्हारी बोलती कि मैं भूल गई थी, मेरा घर इस रास्ते में है, सॉरी। तो यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि हाँ हाँ सुनवाई भी ना, सच में वो कभी कभी ऐसे भूल जाती हैं, उन्हें याद नहीं रहता, हाँ हाँ तुम जानती हो। तो जीवन बोल रही होती क्या सुनवाई भी अकेली रहती हैं क्या? पर अगर वो इतनी दूर आई गई थी तो शायद मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए था कि वो डिनर खाएंगी हमारे साथ या नहीं। उसका भी एकदम बोलती हैं कि जीव, तुम्हारे गाल पे। तो जीव बोल रहा होता है क्यों, क्या हुआ? और यहाँ दिखाते हैं कि उसके गाल पे पिंपल हो जाता है, और ये पिंपल नहीं होता, ये किंग होता है पिंपल्स का। तो इसका हमें दिखाते हैं वो बच्चा एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि मम्मी देखो देखो, उन भाई के चेहरे पे एक निप्पल है। और वो औरत बोल रही थी ओ माय गॉडनेस, क्या बोल रहे हो तुम, चलो चलो। तो जीव बोलता है क्या, ये क्या है? तो फिर जीवन उससे पूछती है क्या तुम अपना चेहरा अच्छे से धोते नहीं हो, ये क्या हो गया? जीव बोल रहा होता है कि मैं हमेशा ये करता हूँ, पर तो उसका बोलते है क्या तुम खाना अच्छा खा रहे हो क्या? मुझे लगता है कि ये खाने की वजह से भी हो जाते हैं। हाँ उसे छुओ मत, उसे छुओ मत। हमारी इन सभी की बातें सुननी होती है वहीं से साइड में खड़े होते हुए। तो यहाँ पे दिखाते हैं दोबारा से यूरी बोल रही होती है हामिन को कि मैं समझती हूँ कि चेयरमैन का पर्पस क्या है, पर जो रिस्क तुम फेस करने वाले हो वो भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हें भी समझने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है जब तुम फाइट क्लास 3 में जाओगे और उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम अभी ज़्यादा लेट नहीं हो अपना डिसीजन चेंज करने से, समझ गए? जैसे मैंने पहले कहा था, वेल टू डू जो सबसे शुरुआती फॉर्म होती है मर्डर गेम्स की, वो भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है सर्कस जैसा। वहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं होता कि ये गेम किसने शुरू करा और किसने ऑर्गेनाइज किया, पर यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं वो आम जनता नहीं होती, बल्कि वो हाई सोसाइटी के, मतलब हाई रैंकिंग के लोग होते हैं। वो सभी की सभी अमीर जादे होते हैं जिन्हें ऐसी चीजें देखने में मजा आता है, क्योंकि वो आम एंटरटेनमेंट देख देख के थक गए होते हैं। और शायद ये भी कह सकते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए वो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने हार थक के लास्ट में ऐसा एक गेम इन्वेंट किया है जहाँ पे वो दूसरों को देख के अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जो कोरिया की हिस्ट्री है वो डिस्क्राइब कर सकती है कि जो वेल टू डू है 17 साल पहले वो कैसे कम हुआ। जो एक पावरफुल फैमिली थी जित्सु फाइटर्स की, उन्होंने इस इवेंट का अपोज किया। उन्होंने इस गेम को नेचर के खिलाफ बताया, और जो वेल टू डू था उसे और दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी ब्राजील छोड़ने के बाद। और उसके बाद वो यहाँ पे आए, यहाँ पे कोरिया में। क्यों, इस बात का तो मैं अभी भी पता लगाना चाह रही हूँ, पर इस बात की मैं श्योर हूँ कि जो चैनबे है वो यहाँ पे उन्हें लेके आया था। तो हमने बोला होता है क्या चैनबे ये कौन है? तो यूरी बता रही होती है कि हाँ वो भी एक कीड़ा है नाली का, जिसे हमेशा लॉकर के पीछे ही रहना चाहिए। उसका वो बताती है कि जो वेल टू डू है वो कोरिया के अंदर 10 साल से ऐसे ही चल रहा था, पर वो न्यूज़ में तब आया जब चुनवे का अरेस्ट हुआ। पर उसके बाद गैस करो कि क्या हुआ?
ये बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमिंग है इसे एक्सीडेंट कहने के लिए, पर जो हेड था उस फैमिली का जिसने वेल टू डू का अपोज किया था ब्राज़ील के अंदर, वो मारा गया एक फायर के अंदर। उसका बोलती हैं कि जो वेल टू डू था उसे जड़ से उखाड़ के वहाँ से फेंका था और उसे खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो उसी जगह पे जाके दोबारा से वहीं पे रिवाइव हो गया और वो भी अभी से 2 साल पहले। और वेल टू डू वो कोरिया के अंदर भी रिवाइव हुआ है किसी के द्वारा। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, ब्राज़ीलियन और कोरियन। और जो मारिया थी उसने ब्राज़ीलियन ब्रांच में कम्पीट किया था। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो जो टाइम था वेल टू डू का रिवाइवल का, कोई इंसिडेंट से फाइट क्लास 3 के टाइम के साथ मैच करता है। और यहाँ पे हमें कंपैरिजन करके बता रहे होते हैं वेल टू डू और नेमिन हाई स्कूल के बीच में। यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि जब ब्राज़ील में वेल टू डू बंद हुआ था उसी समय चुनवे हेड बना था नेमिन हाई स्कूल का। और जिस समय कोरिया में वेल टू डू खुला था उसी समय डार्क एज शुरू हुआ था फाइट क्लास का। और जहाँ और इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पे कोरिया में वेल टू डू बंद हुआ था उसी समय ली चुनवी का अरेस्ट हुआ था। और हाँ, उसी समय वो आग लगी थी उस फैमिली के अंदर। और इसके बाद दिखाते हैं ब्राजील का वेल टू डू जब वो रिवाइव हुआ था उस समय ली चून सिक आया था और वो अगला हेड बना था नेवल हाई स्कूल का। और जब कोरिया का वेल टू डू रीओपन हुआ था तब फाइट क्लास 3 स्टेबलाइज हुई थी। मैंने ये सभी की सभी रूमर्स खुद सुने हैं, पर अब इन पे सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट में चेयरमैन ली चुन-सिक हैं, उन्होंने रिवाइव किया था कोरिया के वेल टू डू को। और जो फाइट क्लास 3 है वो ट्रेन करती है उन सभी पार्टिसिपेटिंग फाइटर्स को। और जो प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं कि 3 महीने के अंदर वो तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे देंगी, वो सब कुछ बकवास है। तुम क्या सोचती हो कि चेयरमैन ली एक पागल है? अगर तुम उन 3 महीने के लिए उसके साथ चले गए, तो फिर वो तुम्हें और कुछ नहीं देगा, बस एक स्पॉट देगा, उसके खुद की वेल टू डू की लाइनअप पे। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सभी पागलों को पकड़ सकूँ, जो लोग ये भी नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। मैं यहाँ पे अपना पसीना बहा रही हूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाने में। ठीक है फिर, चलो वापिस मारिया के ऊपर चलते हैं। और तुम्हें ये भी बताऊँ कि तुम्हारी ये चॉइस कितनी ज़्यादा बेकार है तुम्हारे लिए। जो मारिया है वो पहले से वेल टू डू की चैंपियन है, जब वो फाइट क्लास 3 के अंदर आई थी, उससे पहले ही। तो क्या वो वेल टू डू में पार्टिसिपेट करके इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है? वेल, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है। पर जैसे तुम्हारी रूट्स वो रैंकिंग मैचेस के अंदर नहीं थी, वैसे ही मारिया की रूट्स वो वेल टू डू के अंदर नहीं थी। जो उसकी रूट्स थी वो थी वेलाड बारबोसा में। तो हामिन सोच रहा होता है क्या, ये क्या बोल रही हैं? तो यूरी बता रही होती है कि मैं आउटसाइडर हूँ मार्शल आर्ट्स में, तो इसीलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। पर वो एक बूढ़ा आदमी लगता है मुझे तो, पर तुम उसे जानते होगे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं हामिन सोच रहा होता है कि मैंने उनके बारे में सुना है। वो एक ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं अपने समय की, जिन्होंने 460 मैचेस में फाइट की है, वो भी क्लीन रिकॉर्ड के साथ। वो आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी में अनडिफिटेड रहा है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि हम इनके कोच उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें हिट लगी तो तुम टूट जाओगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम मर जाओगे। और यहाँ पे बता रहे होते हैं वेलाड बारबोसा वो उन तीनों डिसाइपल्स में से एक थे जो जूडो लेजेंड के थे, कैनो हिडियो के। और जो कैनो हिडियो था वो जूडो लेजेंड था। उसके 3 डिसाइपल थे, उनमें से एक था कार्ल ग्रेस और दूसरा था एलियो डेकेस्कॉस और तीसरा था वेलाड बारबोसा। और यहाँ पे बता रहे होते हैं कि उन्होंने अपने मास्टर की टीचिंग वो जित्सु में वो सब कुछ सीखी और खुद का ब्राजीलियन जित्सु शुरू किया। जो बारबोसा था उसने परस्यू किया मार्शल आर्ट जो कंबाइन थी स्ट्राइकिंग में और ग्रैपलिंग में। वो खुद अकेले ही ये प्रोसेस करते करते इंडिपेंडेंट बन गया। और इसका हमें बताते हैं कि उन्होंने अडॉप्टेड किया टेक्निकल सिस्टम ऑफ कैपोरिया, म्यू थाई, कराटे एंड ताइक्वांडो। वो सभी की सभी जित्सु के अंदर लाए वो। पर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वो क्या उन्होंने अपनी जो स्ट्राइकिंग स्किल्स थी उन्हें ताकतवर बनाया और इसके बाद उन्होंने क्रिएट किया बारबोडा जित्सु। जैसे ही सालों साल बढ़ते गए उन्होंने अपनी जो फाइटिंग सिस्टम थी वो बाकी सभी बच्चों को सिखाया। और जो पूरी की पूरी बारबोसा फैमिली थी उन्हें ये फाइटिंग स्टाइल पूरी अच्छी तरीके से आता था और वो इस टेक्निक का अच्छे से यूज करते थे। और पास्ट में जो मैंने तुम्हें बताया था यही वो लोग होते हैं जिन्होंने वेल टू डू को
रिफ्यूज़ किया था होस्ट करने से। तो हामिन बोलता है तो यूरी उसे बताती है कि हाँ, जो मारिया का असली नेम है वो है मारिया रियू बारबोसा। बारबोसा की सबसे छोटी लड़की, और वो उस परिवार की अकेली इंसान है जो जिंदा है, और बारबोसा फैमिली की अकेली हायर। और यहाँ पे दिखा रहे होते हैं हामिन ये सब कुछ सुन के वहीं पे चुप बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तो यहाँ पे यूरी उसे बताती है कि मुझे लगता है ये काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। और वैसे भी जो नामिन हाई स्कूल है, उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लोगों को कलेक्ट कर लिया है पूरी कंट्री से। तो हाँ, ज़रूर ये एक गेम नहीं है। और जो बॉटम लाइन है वो है मारिया की स्ट्रेंथ, जो उसके अंदर खुद है, ना कि फाइट क्लास 3 में है और ना ही वेल टू डू में है। तो इसीलिए ये सब कुछ छोड़ के इससे अच्छा तो तुम सीधा मारिया के पास जाओ और उससे बोलो कि वो तुम्हें कुछ सिखाए। उसे ट्रीट दो या उसके ऊपर थोड़े पैसे खर्च करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। और हामिद यहाँ मन में सोच रहा होता है कि मैंने पहले ही ये ट्राई कर लिया है। और यहाँ पे दिखाते हैं वो बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई स्टूडेंट को सिखाना है, मैं तुम्हें ट्यूशन फीस भी दूँगा। और वो सभी की सभी अपनी कोशिशें याद करता है, जहाँ पे वो फेल रहा होता है बुरी तरीके से। तो फिर उसके बाद वो बोलता है, "पर कैसे? पर कैसे? जो इतने बड़े परिवार का वारिस है, उसने जीव जैसी को क्यों चुना?" और यही सोच के उसे एकदम गुस्सा आता है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा जो डिसीज़न है वो चेंज नहीं हुआ है। तो यूरी बोलती है, "ठीक है, फिर लड़ो। और बस यही कहना था मुझे तुमसे, और कुछ नहीं। पर हाँ, मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ, तुम्हें ये पहले ना बताने के लिए। पर असल में यहाँ पे कोई और भी है जो तुमसे मिलना चाहता है।" और हामिद सोच रहा होता है, क्या ये किसकी बात कर रही हैं? तो यहाँ पे दिखाते हैं यूरी बोलती है कि ट्योंग। और यहाँ पे ट्योंग बाहर आ जाती है और वो सामने खड़ी होती है हामिद के। और उसका बोलती है कि हामिद, और हामिद उससे कुछ नहीं बोल पाता। उसका दिखाते हुए एकदम खड़ा होता है, लेकिन ट्योंग बोलती है, क्या तुम्हें सच में ये? तो हामिद उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। और यही बोल के वो वहाँ से जा रहा होता है। तो ट्योंग पीछे चिल्ला रही होती है कि हामिद, हामिद, सिम हामिद। और यूरी उनकी यही बातें सुन रही होती है। और यहाँ पे ट्योंग बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती। और एकदम रोते हुए वो यूरी की तरफ देख रही होती है। और यूरी बोल रही होती है मन में कि नहीं, नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मुझसे जो हो सका वो मैंने सब कुछ किया है। तो मेरी प्यारी लिटिल राइस केक, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। और यहाँ पे दिखाते हैं ट्योंग एकदम बिल्कुल नर्वस होती है। और इसी के बाद वो एकदम दौड़ती हुई जाती है, बोलती कि सिर्फ मैं। और एकदम चिल्ला के बोलती कि रुको सिम हामिन। और यहाँ पे वो मन में सोच रही होती है कि अगर इससे जीत जाती तो तुम्हें चेयरमैन ली के साथ वो तुम्हारी मीटिंग कभी होती ही नहीं। अगर मैं स्ट्रांग होती मारिया जैसे, तो मैं मारिया की जगह तुम्हारा गोल बन सकती थी। यहीं पे दिखाते हैं ट्योंग बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम्हें फाइट क्लास 3 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? और यूरी सोच रही होती क्या ये क्या बोल रही है? और हामिन भी एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है कि ट्योंग, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। और वो पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो इसी का दिखाते ट्योंग एकदम नीचे आ गई होती है और उसने पंच टाइट कर लिया होता है। और जैसे ही वो पंच मारती है ऊपर की तरफ, तो हामिन पीछे होके डॉज कर लेता है उसे। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि वो एकदम ऊपर होती है, हामिन पीछे होता है। और वो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि ट्योंग, ये क्या कर रही हो तुम? और यूरी भी एकदम ट्योंग की तरफ देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि ये क्रेजी एनर्जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि उसने ड्रग लिया है। पर उसने ऐसा कुछ लिया नहीं होता, ये ऐसी बोल रही होती है। और यहीं पे दिखाते हैं कि वो हवा में स्पिन करती है और एकदम किक मारती है। और हामिद मन में सोच रहा होता है, क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? और एकदम पीछे हट रहा होता है, बोल रहा होता है कि रुको रुको। लेकिन ट्यांग बिल्कुल रुकती नहीं है, वो सीधा दोबारा से जंप मारती है। और इस बार दिखाते हैं कि उसने किक मारी होती है। और हामिद अपने हाथों से उसे रोकता है, लेकिन वो उसे उसे ब्लॉक कर पाया होता है अपने हाथों से। उसके बाद वो जब वो सामने देखता है, तो ट्यांग दोबारा से किक से अटैक करती है उसके ऊपर, और एक के बाद एक अटैक कर रही होती है। और फिर वो सीधा उसकी थाई किक मारती है, जो उसकी थाई पे लगी होती है। और इसका असर दिखाता है कि हामिद के ऊपर हुआ होता है, उसे दर्द महसूस होता है और सीधा अपने घुटनों पे आ जाता है। और टेयोंग एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, वो सीधा पंच लेती है और एकदम पूरी ताकत से मारती है। और यहीं पे टेयोंग ने वो पंच हिट नहीं किया होता, वो लास्ट टाइम पे रुक जाती है हामिद की आंखों के सामने ही। तो इसके बाद वो एकदम सीरियस होते हुए बोल रही होती है कि खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। और यूरी सोच रही होती है कि सच में ये तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और हामिद भी एकदम उसी तरफ देख रहा होता है और टेयोंग भी एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ देख रही होती है। तो यहाँ पे दिखाता है कि हामिद को भी अब समझ आ जाता है कि टेयोंग नहीं रुकेगी।
तो इसी के बाद दिखाते हैं वो पंच मारता है बहुत बुरी तरीके से, और उसी के एक पंच की वजह से ट्यांग एकदम हवा में उड़ते हुए जाती है पीछे की तरफ। लेकिन उसने अपने हाथों से उसे रोक लिया होता है, वो आगे देख रही होती है। तो हामिन दोबारा से एक पंच मारता है, लेकिन ट्यांग साइड में होकर बच जाती है। इसी के बाद दिखाते हैं उसने अपने दूसरे हाथ को भी तैयार करता है और इससे पंच मारता है साइड में उसके। और ट्यांग ने अपने हाथ से डिफेंड भी किया होता है, लेकिन वो फिर भी एकदम हवा में उड़ जाती है। और हामिन स्पीड से जाता है सामने की तरफ और दोबारा से सामने अटैक करता है। और ट्यांग इन सभी अटैकों को अच्छे से झेल रही होती है, उसका दिखाते हुए पीछे की तरफ जाती है। और हामिन ने एक पंच मारता है तो उसे नीचे झुक के बच जाती है, और साथ में काउंटर अटैक भी करती है अपने पंच से। लेकिन जो हामिन होता है वो अपने हाथ से उसे रोक लेता है। वहीं भी दिखाते हैं कि ट्यांग नहीं रुकती, वो साइड में पंच मारती है उसके, लेकिन हामिन इसे भी डिफेंड कर लेता है। और इसी के बाद दिखाते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाता है और सीधा दोबारा से पंच मारता है सामने। और ट्यांग इसी पंच से एकदम पीछे की तरफ उड़ जाती है। और हामिन भी एकदम स्पीड से दौड़ते हुए आता है आगे की तरफ, और सीधा नीचे की से पंच सीधा ऊपर मारता है उसके। और इसी पंच से हमें दिखाते हैं कि उसके दोनों हाथ होते हैं वो खुल जाते हैं। और हामिन इसी बात का फायदा उठाता है और अपने पंच को टाइट करता है, सीधा पंच मारता है उसके। तो दिखाते हैं कि ये पंच सीधा टेयोंग के चेहरे पे लगा होता है, लेकिन टेयोंग अपने पैर से रोकती है अपने आप को और सामने दोबारा से फॉरवर्ड अटैक करने के लिए जाती है। वो एक दो पंच मारती है, लेकिन वो तीसरा पंच मिस कर देती है। तो इसके बाद दिखाते हैं दोबारा से लो किक यूज करती है वो, और वो हामिन के पैरों पे लग जाती है। लेकिन हामिन नहीं रुकता इससे, और वो सीधा दोबारा से पंच मारता है नीचे से ऊपर की तरफ। और टेयांग उसे ही देख रही होती है, और ये मैच यूरी देख रही होती है, वो बहुत ज्यादा ही नर्वस होती है। और टेयांग भी ऊपर की तरफ पंच मारती है, लेकिन हामिन अपनी हाइट की वजह से बच जाता है और मन में सोच रहा होता है कि रुक जाओ, और दोबारा से पंच मारता है उसके पेट में। और वो इतनी तेजी से पंच लगा होता है जहाँ पे टेयांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे हामिन मन में सोच भी रहा होता है कि रुक जाओ, बस रहने दो टेयांग। तो यहाँ दिखाते हैं टेयांग एकदम पीछे की तरफ जाती है, लेकिन हामिन अभी भी नहीं रुकता, वो दोबारा से पंच मारने के लिए जा रहा होता है उसे। और टेयांग सामने देखती है, वो उसे ही देख रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने पीछे समय में पास्ट में याद कर रही होती है, जहाँ पे उसे नामिन हाई स्कूल का ऑफर मिला होता है। जहाँ उसे भी बोलते हैं क्या नामिन हाई स्कूल से तुम्हें स्काउट का ऑफर आया है। तो यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती हैं वो बोल रही होती हैं कि वाह, उन्होंने तुम्हें एक्नॉलेज कर ही लिया कि तुम इतनी ज्यादा महान इंसान हो। ये जो समय है वो भले ही एमएमए का हो, पर तुम उन्हें जाके दिखाओ कि तुम कौन हो। और जो बाकी सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लैपिंग कर रहे होती हैं इसी के लिए, और बोल रहे होते हैं क्या सच में वन ट्योंग वो नामिन हाई स्कूल जाने वाली है, वाह। और यहाँ पे दिखाते हैं बाकी सभी लोग ये सब बात कर रहे होते हैं, क्या तुम जानते हो इतना ज्यादा पैसा मिलेगा तुम्हें, ये मजाक नहीं है बिल्कुल नहीं। इतना ज्यादा पैसा हो हमारे पास तो हम तो टीवी कुछ भी खरीद सकते हैं बाद में, वाह। चलो उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, साइन साइन, हाँ साइन करवाते हैं। यहाँ पे सभी की सभी लोग एकदम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड हमें दिखाते हैं जो टैंग होती है वो सो रही होती है, उसने एक मैसेज टांग रखा होता है जिस पे लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे जगाया तो मैं तुम्हें सुला दूंगी। और वो लेटे लेटे मन में सोच रही होती है कि ये लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। तो इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पे वो क्लास के बाहर आती है, तो ये लड़कियां बोल रही होती हैं ट्योंग ट्योंग। तो ट्योंग बोलती क्या सच में बाथरूम में भी, और मैं कोई ऑटोग्राफ नहीं देने वाली, समझ गई। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं नहीं ये उसके बारे में नहीं है पर। तो ट्योंग सोच रही होती है क्या आखिर तो बात क्या है। तो इसका वो बताती हैं कि परफेक्ट बॉडी, एक हैंडसम चेहरा, और एक अमेजिंग फाइटर। उसका नाम है सिम हामिन, और वो टॉप स्टूडेंट है जो नेमिन हाई स्कूल के अंदर एंटर हुआ है। और जब तुम नेमिन हाई स्कूल के अंदर जाओगी और तुम्हें भी वही सेम क्लास मिली जिसके अंदर वो है, तो क्या तुम हमें उससे मिलाओगी। और टेयांग वो फोन लेती है और देख रही होती है, सोच रही होती है क्या क्या है। उसका वो देखती है और बोलती है क्या टॉप स्टूडेंट। तो यहाँ पे वो अपनी मास्टर को भी दिखाती है वो, और उसकी मास्टर उससे बोल रही होती हैं कि इसने इस साल किक बॉक्सिंग का ग्रैंड प्राइज जीता है, ये बच्चा इसके पास तो बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो टेयांग बोल रही होती है कि हाँ जो उसके हाथ है और उसके पैर वो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही लंबे हैं, मैं सच में इसे जेलस फील कर रही हूँ। तो यही दिखाते हैं मास्टर उसे हिट करती हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं वापस लेती हूँ, मैं वापस लेती हूँ ये बात। तो उसके मास्टर बोलती हैं कि जो किक बॉक्सिंग है उसका एक डीप रिलेशनशिप है अपने क्योशिन कराटे के साथ। पास्ट में एक ड्यूल रखा गया बेस्ट ऑफ 3 का, जो थाईलैंड के अंदर लुपिन बॉक्सिंग स्टेडियम के अंदर रखा गया था। वहाँ पे था म्यू थाई वर्सेस क्योशिन कराटे, और जो स्कोर था वो 2:1 था क्योशिन कराटे के खिलाफ। पर जो पहली हार थी वो शोइनो केंजी के ऊपर थी, जो टीम लीडर था और जाना जाता था टाइगर ऑफ कराटे के नाम से।
और जब राउंड हारने के बाद उसे शॉक लगा, उसके बाद उसने अप्लाई किया म्यू थाई को अपने ओरिजिनल कराटे में, और उसी के बाद वो बनी किक बॉक्सिंग। पर शायद ये तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन पाए। और टयांग उन्हीं की बात सुननी होती है। उसका हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हमिन पंच मारता है और टयांग भी साथ में पंच मारती है। और इन दोनों के पंच बिल्कुल पूरी ताकत से आ रहे होते हैं और एक दूसरे के सामने होते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं टयांग मन में सोच रही होती है कि इन दिनों जो मार्शल आर्ट्स है वो सभी सभी स्पोर्ट्स बनती जा रही हैं। तो इसके बाद वो बोलती है कि हाय, क्या तुम सिम हमिन हो हैं? यहाँ पे बता रही होती है कि बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के साथ क्योशिन कराटे एम करती है एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी को, जो प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। और यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हेलो, मैं हूँ टेयांग। ठीक है, अगर हम अगली बार मिलते हैं तो तुम पहले मुझे हाय बोलना, ठीक है? तो चलो अभी हम हैंडशेक कर लेते हैं। और हामिन एकदम उसे देख के शॉक होता है, क्योंकि जब उसने उससे हैंडशेक किया होता है तब वो समझ गया होता है कि वो क्या है। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल मार्शल आर्ट है वेल टूडो के लिए। और इसको हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे उन दोनों के पंच जब टकराते हैं तो टेयोंग के पंच को कुछ नहीं होता। जो हामिन का पंच होता है वहाँ पे उसकी हड्डियाँ पूरी तरीके से क्रैक हो जाती हैं। और यहाँ पे टेयोंग की स्ट्रेंथ के पीछे का राज हमें बताते हैं माकी वारा, एक जो वुडन पोस्ट होता है जो बांधा गया होता है राइस स्ट्रॉ से। और ये पावर ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे दिन में 300 बार। और ये ट्रेनिंग 7 साल तक चलती है। और जो इसके ऊपर स्ट्राइक्स मारी गई होती हैं वो 7,60,500 से ज़्यादा होती हैं। और यहीं पे हमें दिखा रहे होते हैं जो हामिन ने पंच बनाया होता है वो इसके हाथ एकदम पूरी तरीके से खुल जाते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जो टेयोंग है उसने सिम हामिन की हड्डियों को तोड़ दिया है। और इसी के बाद दिखाते हैं टेयोंग एकदम गुस्से में होती है और वो दूसरा पंच ले जाती है उसे मारने के लिए। लेकिन हामिन जब अपने दूसरे हाथ से उसके गला पकड़ता है और सीधा उसे हवा में उठा दिया होता है, एकदम पूरे गुस्से में आ गया होता है वो भी, और उसे एकदम आगे की तरफ ले जा रहा होता है। और ये देख के यूरी भी एकदम डर जाती है, वो भी खड़ी हो जाती है। और इसी के बाद दिखाते हैं टेयोंग को वो सीधा फर्श पे पटकता है बुरी तरीके से, और अपने दूसरे हाथ से एकदम अटैक करने के लिए तैयार होता है, वो एकदम फुल गुस्से में होता है। और जैसे ही वो अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाता है पूरी ताकत से, और यहाँ पे बहुत तेजी से आवाज आती है और यूरी उसे देख नहीं पाती। और वो सोच रही होती कि ओ नो, मेरा टाइनी हैमस्टर। और दिखाते हैं कि हामिन ने अटैक किए कर दिया होता है इसके ऊपर। और यूरी एकदम भगते हुए जाती है, बोलती है सिम हामिन, तुमने क्या किया? लेकिन जब वो वहां पे जाके देखती है तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसका हाथ वो टेम की चेहरे के बगल में होता है। और यहाँ पे दिखाते हैं हामिन बोल रहा होता है कि सच में ये तो सिर दर्द है मेरा। यहाँ पे मुझे खुद के ऊपर ही काम करने के लिए डांट खानी पड़ रही है। हाँ, ये तो गलत है। तो टैंग उससे बोल रही होती है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जो नर्वस है, तुम इतने ज्यादा भी खास नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो इसीलिए मत जाओ, चलो दोनों साथ में स्ट्रांग बनते हैं। और यही सुन के दिखाते हैं यूरी का एकदम दिल टूट जाता है और हामिद उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और साइड में बैठ गया होता है, उसका वहीं पे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि हाँ सही बोला, कि शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो टैंग बोलते हैं कि वो हाँ तुम्हारा हाथ, हाँ ये बेकार हो गया, हॉस्पिटल चलते हैं हॉस्पिटल। और यहीं दिखाते हैं हामिद उसका मुंह पकड़ता है और टैंग सोच रही होती है क्या इसे क्या हुआ। और यहीं भी दिखाते हैं उसने उसका मुंह पकड़ लिया होता है और टैंग भी पीछे नहीं रुकती, वो भी उसका मुंह पकड़ लेती है। और दोनों के दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं वहीं पे। और इन दोनों के बीच की जो भी बातें होती हैं वो सब अब खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल दिखाते हैं, जहाँ पे बाकी सभी स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे वो सभी सभी गैदर होते हैं। और इन सब के सामने हमें दिखाते हैं जहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट सेमेस्टर रैंकिंग मैच सेरेमनी, जहाँ पे जर्नलिस्ट यूरी होती हैं, वो अनाउंस कर रही होती हैं हेलो एंड वेलकम नेमन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स। हमारे ऑफिशियल्स अवार्ड स्टार्ट हों उससे पहले हम वो अवार्ड प्रेजेंट करना चाहेंगे जो चूज करे गए हैं इवेंट्स के लिए एसएनएस लॉटरी के द्वारा। हमारा जो पहला अवार्ड है वो फेलियर का है यहाँ पे सक्सेस अवार्ड में, और वो दिया जाता है जीव को और जेंग चुनसो को। और इन दोनों स्टूडेंट्स को ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये अपने पहले राउंड में ही हार गए थे रैंकिंग क्वालिफिकेशन के। और यहाँ पे दोनों के दोनों वहीं पे खड़े होते हैं और ये सोच रहा होता है क्या सच में मुझे ही ये मिल रहा है। और इसके बाद दिखाता है कि जो अगला हेडशॉट अवार्ड है वो दिया जाता है किसी और के द्वारा, जो यंग जुन को। और यहाँ पे थोड़ा गर्म दिमाग वाला अवार्ड होता है ये। तो यंग जुन बोल रहा होता है क्या सच में मुझे। और ये वो दोनों अवार्ड दिए होते हैं इन दोनों ने। यहाँ पे ये दोनों के दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और यहाँ पे ये पढ़ के बता रही होती हैं यूरी कि ये अवार्ड हमें यंग जिन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि तुम सस्पेक्ट हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ कमी है इसीलिए। और यहाँ पे सभी एकदम हंस रहे होते हैं बुरी तरीके से। और इसका दिखाते हैं, वो बोलती हैं कि अगला है वो है कोरियन मार्शल आर्ट अवार्ड। वो भेजा गया है किसी और के द्वारा और ये दिया जाता है जी बैरम को और कैंग हानवू को, और हाँ उसके साथ साथ हांग सियोंग को। और इस अवार्ड को लेने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल तैयार किया है आज आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे दिखाते हैं वो सभी के सभी स्टेज पे आ जाते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं जी बैरम मन में सोच रहा होता है, यहाँ बोलता है क्या सच में हम प्राइज जीत गए, हमें कुछ करना चाहिए उन सभी लोगों के लिए। तो ये लड़की बोल रही होती है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ करना। तो वो बोलता है प्लीज प्लीज मैं तुम्हारा डॉग बन जाऊंगा प्लीज। तो ये लड़की बोलती है कि ये तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। चलो ठीक है एक बार मेरी राइड करो, क्या बताइए तुम्हारा डिसीजन बदल दे। तो लड़की बोल रही होती है कि नहीं नहीं क्या बोल रहे हो तुम। लेकिन लास्ट में दिखाते हैं कि वो साथ में परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से मेहनत करते हैं खून पसीना बहा के। और यहाँ पे दिखाते हैं वो डांस कर रहे होते हैं, जी बैरम एकदम सिंगिंग कर रहा होता है और उनकी परफॉर्मेंस एकदम बहुत तरीके से चलती है और ये लास्ट में जाके ये एक अच्छी परफॉर्मेंस बन जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं जो प्रिंसिपल थी उन्होंने स्टार स्टूडेंट अवार्ड दिया, जो सेकंड प्लेस थी A1 की वो मिली फर्स्ट ईयर की यन इंसोल को। और जो यंग वुंग था सेकंड ईयर स्टूडेंट A1 का, उसे उसका अवार्ड डिलीवरी के द्वारा मिला हॉस्पिटल में। और यहाँ पे पोस्टमैन बोल रहा होता है कि जो हीरोज हैं वो कभी नहीं मरते। और ये थोड़ा सेम होता है क्योंकि यंग वुंग का जो निकनेम होता है वो हीरो था। लेकिन फिर भी इसके बाद जब डिलीवरी बॉय वहाँ पे पहुंचा तो उसे कोई भी नहीं मिला हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पे इसके बाद दिखाते हैं इसका अगला अवार्ड होता है वो होता है प्रमोशन एक्सीलेंस, जो मिलता है फर्स्ट ईयर की टेयोंग को। और यहाँ पर टेयोंग बोल रही होती है कि थैंक यू वेरी मच। और ये अवार्ड इसे इसलिए मिला होता है क्योंकि जो इसकी क्रेजी विनिंग स्ट्राइक होती है अपर रैंकिंग चैलेंज में, उसकी वजह से इसे अवार्ड मिलता है क्योंकि ये एक साथ 3-4 मैचेस जीती थी। और इसके बाद जो अगला अवार्ड होता है वो होता है एस रैंक ईयर अवार्ड, वो मिलता है सिम हमिन को। और सिम हमिन वो अवार्ड लेके जा रहा होता है, इसके हाथ में बैंडेज लगी होती है, वो सभी के बीच में से निकलता है वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे बता रहे होते हैं कि ये अभी भी फाइट क्लास के अंदर है और वो फर्स्ट ईयर के कैप्टनों में से एक बन चुका है। और इसके बाद दिखाते हैं जो टॉप प्राइज होता है वो मारिया को मिलता है और यूरी उसी की तरफ देख रही होती है। उसके हमें दिखाते हैं यहाँ पे जीव का घर जहाँ पे मारिया और जीव दोनों के दोनों सो रहे होते हैं। और मारिया एकदम आराम से सो रही होती है, उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। और जब वो उठ के देखती है कि क्या हुआ, तो यहाँ पे दिखाते हैं ये जीव होता है जो एकदम दर्द से कुछ हल्की सी आवाज निकाल रहा होता है और बहुत ज्यादा वो दर्द में होता है। तो मारिया उसके ऊपर हाथ रखती है, वो मन में सोच रही होती है क्या ये बीमार है, नहीं इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है। और यहीं पे वो डकार मारता है, मारिया सोच रही होती है क्या ये क्या है, और वो दोबारा से वहीं पे लेट जाता है और एकदम अच्छी तरीके से सो जाता है खर्राटे मारते हुए। मारिया उसे ही देख रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती। उसका वो सामने देखती है और बोलती है कि हाँ मुझे बाथरूम जाना चाहिए। इसके बाद दिखाता है वो गेट खोलती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो उसके सामने जीव खड़ी होती है, जीव उसे ही देख रही होती है और वो भी उसे ही देख रही होती है सामने। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने होती हैं। यहाँ पे दिखाते हैं जीव सोच रही होती है कि ये जीव नहीं है। हमारी ये बाहर आ जाती है, वो धीरे से बोल रही होती है कि अरे ये कितनी ज्यादा परेशानी हो गई। तो जीव ने बोलती है कि चो चो चोर चोर, और एकदम अटैक करने के लिए चली जाती है सीधे। हमारी ये सोच रही होती है क्या क्या हुआ, बोलते हे मैं चोर नहीं हूँ। और वो इसे आगे बोल ही नहीं पाती, इतने में दिखाते हैं जीव ने एकदम अटैक कर देती है, लेकिन हमारी उससे बच जाती है और वो सोच रही होती है कि ये तो सच में बहुत तेज है। वहीं पे दिखाते हुए एक के बाद एक अटैक कर रही होती है, बोलती है कि मर जाओ मर जाओ, लेकिन मारिया एकदम पीछे की तरफ जा रही होती है। वहीं पे दिखाते हैं ये एकदम मल्टीपल पंचेस होते हैं जो जीवन मार रही होती है मारिया के ऊपर। मारिया मन में सोच रही होती है कि इसके पंचेस का पता लगाना ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, अगर मैंने अभी फाइट बैक नहीं किया तो इनमें से एक भी मुझे लगा तो मैं तो गई। तो यहीं पे दिखाते हैं कि मारिया एकदम पीछे की तरफ आती है और सीधा उस पर अटैक करती है पीछे से। वहीं पे एकदम बहुत तेजी से आवाज आती है तो बाकी सारे नेबर्स होते हैं वो जग जाते हैं, बोलते हैं क्या क्या हुआ आखिर। और ये दिखाते हैं ये सभी ये दोनों के दोनों होते हैं आ जाते हैं बाहर, और जीव भी बाहर आता है सोच रहा होता है क्या आखिर हुआ क्या है। और जो ये बोर्डिंग हाउस की ओनर होती हैं, जो जीव उनकी ग्रैंड मदर होती हैं, वो भी बाहर आ जाती हैं, बोलती हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा शोर मच क्यों रहा है। तो दिखाते हैं कि सभी के सामने जीव जमीन में डली होती है और वहीं पे मारिया खड़ी होती है। तो यहाँ पे दिखाते हैं जीव बोल रहा होता है सिस्टर सिस्टर पूछिए ये कौन सा लैग है जल्दी पूछिए।
तो मारिया उससे बोलती है कि ये लैब कौन-सा है? लेकिन जीव बोलता है कि इससे क्या मतलब पड़ता है? हम तो पहले से ही हो चुके हैं ना। तो यहाँ पे दिखाते हैं जीव बता रहा होता है इन सभी को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे मारिया को उसकी पुरानी जगह से निकाल दिया, वो भी अचानक से। तो यहाँ पे दिखाते हैं जीवन की दादी बोल रही होती हैं, ओहो! ये कितना ज़्यादा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो जीवन एकदम चिल्ला के गुस्से में बोलती है, पर फिर भी जो भी हुआ हो, पर तुमने ये कैसे सोचा कि तुम एक रूम में दोनों के दोनों कैसे एक रूम शेयर कर सकते हो ऐसे? तो इसी के बाद उसकी दादी बोलती हैं कि हाँ, मेरी बच्ची वही हमारे पास एक रूम और नहीं है, पर मैं तुम्हें ऐसे रहने भी नहीं दे सकती। तो फिर हाँ, यहीं पे दिखाते हैं जीव ने एकदम सामने की तरफ देख रही होती है इन दोनों को। उसका भी एकदम साँस लेती है और बोलती है कि ठीक है फिर, जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते, तुम मेरे रूम में रह सकती हो। और यही सुन के जीव एकदम खुश हो जाता है। और इसी बार में दिखाते हैं ये जीवन का कमरा जो एकदम बहुत अच्छे से चमक रहा होता है। तो मारिया उससे देख के वो बोलती है कि ये छोटा है, पर ठीक है मैं फ्लोर पे सो जाऊँगी। तो यही सुनने के बाद जीवन बोलती है कि हाँ, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे दिखाते हैं कि वो अपने कपड़े साथ में लाई होती है। तो जीन उससे पूछती है, "क्या यही तुम्हारे पास है या फिर वो चोरी हो गए हैं?" तो मारिया बोलती है कि नहीं, बस मेरे पास यही है। तो इसी के बाद दिखाते हैं जीन क्लोजेट के पास जाती है और बोल रही होती है, "पर फिर भी तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए होंगे सोने के लिए। चलो देखते हैं। हाँ, ये सही लगेंगे, ये रहे।" और इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि मारिया ने अपने कपड़े एकदम उतार दिए होते हैं और जो उसकी बॉडी होती है वो एकदम चमक रही होती है। बोल रही होती है, "क्या सच में? वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपने कपड़े यहाँ पे मत निकालो, वहाँ पे निकालो।" तो मारिया बोलती है, "आखिर तुम्हारे साथ बात क्या है?" तो जीन बोलती है कि तुम्हारी बॉडी वो सच में बहुत ज़्यादा ही अलग लग रही है। ये लो, ये पहन लो। तो यहीं पे दिखाते हैं कि मारिया नाइट ड्रेस पहन लेती है, उसे वो एकदम छोटी आ रही होती है। और जीन उसे देख के एकदम हँस रही होती है, बोल रही होती है, "क्या बात है? ये तो तुम्हें फिट भी नहीं हो रही अच्छी तरीके से। ज़रूर तुम अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही होगी, है ना? हाँ, ये देखो अब तुम परेशानी में आ जाओगी। हाँ, हाँ।" और यही सोच के एकदम हँसते हुए जा रही होती है, बोलती है, "ठीक है, चलो सोने जाते हैं।" बोलती है, "मैं 1 पे हूँ, मारिया 0 पे है।" और ये जो मारिया होती है वो नीचे सो जाती है और सोच रही होती है कि पजामा तो ये तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। और जो मारिया होती है वो ऐसी चीज़ों के बारे में केयर भी नहीं करती। और उसके अगले दिन हमें दिखाते हैं स्कूल में जहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि जैसे कि जो रैंकिंग मैचेस होते हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए फाइट क्लास के अंदर। पर फिर भी जो स्टूडेंट्स थे उन्हें फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है जब एक बार फाइटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद। और जो सारे ट्रेनिंग पीरियड्स थे वो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट क्लासेस में और स्टडी हॉल में। और ये लोग फाइट कर करके इतने ज़्यादा उसके यूज्ड हो चुके होते हैं कि इनके लिए डेस्क पे बैठ के पढ़ना वो सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब होता है। वो ये कभी नहीं कर पाते। इनमें से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में हल्ला-गुल्ला मचाने लगते हैं। और इसी के बारे में दिखाते हैं कोई अपनी बुक पे एकदम हाथ रखता है और बोलता है कि गाइस, क्या तुम सभी लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो? तो यहाँ पे हंजी एकदम चिल्लाके बोलती है, "तू पागल कमीने! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बोलने की?" और इसके बाद दिखाते हैं कि जो उनकी कंडीशन है वो थोड़े दिनों के बाद और ज़्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ जो लड़का होता है बोल रहा होता है कि सैंडबैग, मुझे सैंडबैग चाहिए, मुझे उसे हिट करना है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैं अपनी मसल्स को खो दूँगी इसी तरीके से अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की। हाँ, हाँ, हाँ। और ये एकदम पागल से हो गए होते हैं। और कोच जब ये देख रही होती हैं तो वो अपने सिर पे हाथ रख लेती हैं। तो इसी का वो बोलती हैं सभी बच्चों से कि अभी तुम्हें मैथ फ़ॉर्मूला और इंग्लिश वर्ड्स वो अभी तुम्हें बेवजह लग रहे होंगे। पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि टेक्स्ट बुक को पढ़ना वो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शांति लेके आएगा। पर जो तुम्हारी अल्टीमेट अचीवमेंट है, वो है कि तुम्हें सभी की सभी स्टडीज़ के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अच्छे से पढ़ो और पेशेंस रखो। ये तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। भले से तुम्हारे आस-पास कोई भी एनवायरनमेंट हो। मैं सिर्फ़ एक ही स्किल के अंदर अच्छा हूँ। ऐसा तुम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ़ दूसरों को पीट ही सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग दूसरों के टुकड़ों पे जियो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपना कुछ करो। तो इसलिए तुम्हें सब कुछ पढ़ना चाहिए। और ये जो बच्चे होते हैं ये इनकी बातें सुनने होते हैं। इसके बारे में दिखाते हैं ये फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास जहाँ पे जो इनकी कोच होती हैं वो बोल रही होती हैं कि जो लो रिस्क मेथड है लाइफ का वो है स्टडी। और यहाँ पे ये बोल रही होती हैं कि मैंने सुना है कि इन्होंने कुछ बिटकॉइन्स खरीदे और वो डूब गए हैं। और इसी का हमें बताते हैं कि आखिर में जाके ये लोग अपने पढ़ाई के मूड में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो मन में सोच रहा होता है कि शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमें ये दोनों काम करने पड़ेंगे, पढ़ाई और प्रैक्टिकल्स। इसीलिए जो टेस्ट है उनकी रेंज वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है और जो बेसिक हैं वो तो बहुत ज़्यादा काम है। ये करना पड़ेगा मुझे। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरी रैंक टॉप अपर मिडल थी।
तो मेरे लिए तो ये इतना ही आसान है जितना मेरे लिए खाना खाना है। और जब उसे पता चलता है कि जो दोनों क्लास प्रेज़िडेंट्स हैं, उन्होंने रिटन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया है। और जो बैंक जीएम होती है उसने 100% किया होता है और जो इंस्टॉल होती है उसने 92.5% किया होता है। और यहाँ पे जीव सोच रहा होता है कि इन दोनों में तो बस 7.5 का डिफरेंस है। यहाँ वो मन में सोच रहा होता है कि लकीली मुझे बस यो इंसोल को हराना है और मैं फिर जाके नंबर 1 बन जाऊंगा क्लास में। तुम फाइट क्लास के बच्चों, आखिर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं मारिया और जीव दोनों साथ में होती हैं, वो एड की शॉप पे होती हैं और मारिया बोली होती है कि हाँ पढ़ाई, मुझसे बकवास मत कर और फिर मैं तुम्हें यहीं पे ज़मीन में डाल के तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी और यहीं पे छोड़ दूंगी तुम्हें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चांस है तुम्हारे जो राइवल्स हैं उनसे तुम्हें गैप कवर करने में। तो इसीलिए आज से हम गलियों में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। तो जीव बोलता है क्या गलियों में? तो मारिया उसे बताती है कि बेसिक स्किल्स के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है, और वो चीज़ सच में तुम्हारे अंदर बहुत कम है, वो है एक्सपीरियंस। और इसी को आज दिखाते हैं, रात हो गई होती है और यहाँ पे 3 लोग होते हैं जो एकदम आपस में खड़े होते हैं। और इन तीनों में से ये दोनों बदमाश होते हैं जो एक स्कूल वाले बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं। बोलते क्या सच में तेरे पास यही सब कुछ है? तो ये ब्लैक हेयर वाला बोल रहा होता है कि अगर मैंने तेरे पास 10 वन और ढूंढ लिए तो तू जाएगा जान से, समझा? तो ये भी दिखाते हैं इन दोनों को कोई बुलाता है यो, और ये गली के कोने पे खड़े होते हैं ये दोनों के दोनों। तो यहाँ पे दिखाते हैं इनमें से एक मारिया और ये जीव होता है। जीव बोल रहा होता है तुम गुंडे, क्या तुम्हें मजा आता है ऐसी जिंदगी जीने में? अगर आता है तो फिर तुम्हें आज पिटाई की जरूरत है। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। और अजीब एकदम घबराते हुए बोल रहा होता है पर अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे 1-on-1 में हरा पाए तो मैं दूसरे को आसानी से माफ कर दूंगा। और ये दोनों के दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं, धीरे धीरे हंसने लगते हैं और हंस रहे होते हैं इसके ऊपर। बोल रहे होता है क्या तू क्या बोल रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है? क्या तू जीतेगा वो भी हमें हमसे, और माफ भी कर देगा हमें ही? क्या बोल रहा है? और ये मारिया ये सुन के एकदम थक जाती है, उसके बाद दिखाते हुए एकदम स्पीड से आगे की तरफ जाती है और सीधा एक पंच मारती है बुरी तरीके से उसके मुंह पे। एक पंच में ही वो सीधा पीछे जा गिरता है। वहीं पे दिखाते हैं मारिया सीधा उसके मुंह पे अपनी लात रखती है। तो ये दूसरा वाला बोल रहा होता है क्या तू पागल हो गई है, और सीधा अटैक करने के लिए जा रहा होता है इसके ऊपर। लेकिन मारिया उससे बचती है और सीधा एक दूसरा थप्पड़ मारती है उसके मुंह पे। और जी उसे ही देख रहा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि मारिया एक के बाद एक अटैक कर रही होती है इसके ऊपर और कोई भी दया नहीं दिखाती, उसके इतनी ज्यादा अटैक करती है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। तो जीव बोल रहा होता है कि सुन बे। तो इसी को हमें दिखाते हैं कि मारिया सीधा उसे सिर से पकड़ती है और एकदम बुरी तरीके से उठाती है। और यहाँ पे मारिया अपनी राइट फिस्ट को टाइट करती है और सीधा पंच मारती है उसके मुंह पे। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो दूर जाके गिरा होता है, उसके मुंह से सब जगह से खून निकल रहा होता है। तो इसी के बाद दिखाते ही मारिया बोलती है हे। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ बोलिए। तो उसका मारिया इशारा करती है जीव की तरफ, वो बोलती है कि उसे हरा के दिखाओ, अगर तू हारा तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार दूंगी। तो समझ गया ना तुझे क्या करना है? और वो सोच रहा होता है क्या, और जब वो अपने दोस्त की तरफ देखता है तो उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ही खराब होती है। और दूसरी तरफ जीव खड़ा होता है और यही देखने के बाद वो एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम चिल्लाते हुए जाता है जीव की तरफ अटैक करते हुए। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो इसका हमें दिखाता है वो लड़का एकदम पंच मारता है लेकिन जीव साइड में होकर बच जाता है उससे। और इसका वो दोबारा से लेफ्ट हैंड से पंच मारता है लेकिन जीव इससे ही बच जाता है। और मन में सोच रहा होता है क्या। तो ये लड़का बोलता है सच में साले तू। और एक के बाद एक पंच मार रहा होता है लेकिन जीव को एक भी नहीं लगता और जीव सभी को डॉज कर रहा होता है। तो इसके बाद हमें बता रहे होते हैं कि जो जीव है उसके पास एक्सीलेंट डायनेमिक विजन है, जो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं किसी भी सरप्राइज को, और वो और ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। इन सभी का श्रेय जाता है फाइट क्लास को, जिसके अंदर उसने 3 महीने प्रैक्टिस की है और जो उसे एक्सपीरियंस मिला है उसकी वजह से। पर फिर भी एक ओपोनेंट को हराने के लिए जो सामने से फाइटिंग कर रहा है, उसके लिए आपको फाइट बैक करना ही पड़ेगा उसके सामने, और उस पे अटैक करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो कम नहीं है। और ये भी दिखाते हैं जीव मन में सोच रहा होता है इन सभी को डॉज करते हुए कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग वो और ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं जब उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और जो ये होता है वो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि हाँ गली के अंदर सिर्फ तुम्हें इस आदमी से ही नहीं बचना, तुम्हारे सामने और भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं। और यहीं पे दिखाते हैं कि जीव एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है और यहीं पे वो मन में सोच रहा होता है कि नहीं अगर मैं इस तरीके से गिर गया तो। और इसके सामने वही लड़का होता है। तो यहीं पे भी दिखाते हैं जीव उसकी टी शर्ट को पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है, सीधा उसे पीछे की तरफ खींच देता है। और इसी का दिखाते हुए लड़का एकदम पीछे जाके गिरता है और जीव एकदम खड़ा होता है, साइड में देख रहा होता है।
तो जब वो देखता है तो हमें दिखाते हैं कि उस लड़के के चेहरे पे उसकी टी-शर्ट फँस गई होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, एकदम चिल्ला रहा होता है। तो जीव उसे देखता बोलता है, "ओह! तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी शर्ट।" तो मारी एकदम चिल्ला के बोलती है उससे, "आखिरकार तुम कर क्या रहे हो जीव? मुँह से ऐसे घूर क्यों रहे हो?" तो यहाँ पे जीव अपने एकदम होश में आता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि उसकी टी-शर्ट निकल आती है उसके चेहरे से। लेकिन जीव जाता है सीधा एक पंच मारता है उसके मुँह में और इसी पंच से दिखाते हैं पीछे जाके गिर जाता है। और इसी के बाद दिखाते हैं जीव बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उसके ऊपर जाता है और इसी के ऊपर चढ़ गया होता है। मन में सोच रहा होता है क्या आर्म बार या फिर क्या करूँ? चलो इसके ऊपर आर्म बार ट्राई करूँ या और कुछ। लेकिन यहीं पे दिखाते हैं जैसे ही उसने हाथ पकड़ा होता है, वो लड़का एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपने हाथ को हटा लेता है। और यहीं पे दिखाते हैं डर के अंदर जो उस लड़के का पंच होता है, वो सीधा जाके जीव के मुँह पे लग जाता है और वो पंच जीव को लगा होता है। इसी के बाद दिखाते हैं उसे एकदम गुस्सा आने लगता है और फिर वो कुछ नहीं देखता, सीधा एक पंच मारता है उसके मुँह पे और एकदम बहुत तेज़ पंच मारा होता है उसने, उसकी नाक से खून निकल आता है और उसे दर्द हो रहा होता है। इसी के बाद दिखाते हैं वो जीव का मुँह पकड़ता है और जीव को साँस नहीं आ रही होती और उसने अपने दोनों हाथों से उसका मुँह पकड़ लिया होता है और जीव एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन अपने हाथ को वो एकदम टाइट करता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। वो लड़का भी उसकी तरफ देख रहा होता है और जीव भी उसे ही देख रहा होता है। और यहीं पे दिखाते हैं जीव अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है, सीधा पंच मारता है उसे और दोबारा से अपने पंच को ऊपर ले जाता है और दोबारा से मारता है उसके मुँह पे। और वो रुकता नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक मारने लगता है और वहाँ पे वो एकदम आवाज़ें आ रही होती हैं। मारिया भी वहीं पे खड़ी होती है, वो भी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं रात को एक रेस्टोरेंट होता है, उसके अंदर हमें दिखाते हैं बाकी सभी लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे मेल कोच होते हैं, बोलते हैं कि हाँ, मारिया अच्छी लगती है और ये एक स्टूडेंट की तरह बोल रहे हैं, ना कि वुमेन की तरह। तो ये क्लास 2 की फीमेल कोच बोलती हैं कि देखो अब ये दोबारा वहीं चला गया वहीं पे। तो ये मेल कोच बोल रहे होते हैं कि हाँ, हाँ, कि वो लड़की 10 और 10 है। नहीं अगर मैं कहूँ तो सेंचुरी में एक बार आती है, वैसा टैलेंट है वो। हाँ, अगर इस बात में अजीब नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं बेस्ट कोच बनना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे सपोर्ट कर सकूँ। तो ये बोलती हैं कि मुझमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, अगर ये बात तुम्हारे मुँह से निकल रही हैं। क्योंकि जब हम फाइट क्लास में थे, तब तुम कैप्टन थे और अब तुम्हें बस एक कार और एक घर खरीदने की ज़रूरत है। तो ये बोल रहे होते हैं कि हाँ, ज़रूर, ज़रूर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ये सब कुछ करने के लिए, जो मुझसे हो सकेगा। बस मैं उसे एक प्रो स्टेज पे देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ दिखाते हैं फीमेल कोच एकदम हँस रही होती हैं। तो वो बोलती हैं, "क्या प्रो स्टेज? मारिया, क्या तुम्हें लगता है कि वो क्वालीफाई भी कर पाएगी? अभी 1 महीना हो चुका है जब से यंग वुन हॉस्पिटल भेजा गया था। तो तुम ये मत सोचो कि वो अंडर कंट्रोल है अभी, क्योंकि अभी कुछ दिनों उसने अच्छी तरीके से बर्ताव किया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे काबू में है या फिर वो अच्छी बन गई है?" तो मेल कोच बोल रहे होता है कि तुम भी ये बात जानती हो ना कि यंग वुन कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था। उसने उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया था। क्यों कोच लिम, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो वो बोलते कि हाँ, मैं गेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये कोच बोलती हैं कि जो माइंड गेम्स हैं और भड़काना है अपने अपोनेंट्स को, ये फाइटर्स के बीच में होता रहता है। पर क्या इसे तुम मार्शल आर्ट कहोगे? जब तुम अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हो बिना किसी रूल्स को फॉलो करे, वो भी सिर्फ जब जब तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो तुम क्या कह रहे हो कि ये सब कुछ सही है? अगर तुम्हारे पास बस स्किल्स हैं, क्या तुम ये कहना चाह रही हो? तुम कुत्ते कमीने हैं। तो बोली थी कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है नहीं। तो ये कोच लेम बोलती हैं कि बस चुप हो जाओ अब और ज्यादा मत बोलो। तो ये बोलती हैं क्या क्या बोले तुम? और वैसे भी उसके जैसा एक था, वो भी बहुत समय पहले। तुम जानते हो ना, वो पागल आदमी जो हमेशा ये बकवास करता रहता था कि फाइटिंग रूल्स के साथ लड़ना वो कोई एक सर्कस से कम नहीं है। और ये मुझे लगता है ये जीव के डैड की बात कर रही होती है, क्योंकि वो ऐसे ही दिखते हैं। और यहाँ पे बता रही होती हैं कि आखिर में जाके उसने अपने अपोनेंट को जान से मार ही दिया था, जिन जंगल के रूल्स को वो मानता था उनके कंट्रोल में आके। हाँ, मैं सोचती हूँ उसने ऐसा कुछ कहा था कि जो उसके पाप हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। किस तरह की बकवास कर रहा है ये। अगर तुम्हें पता है कि आखिर में वो डेविल कहाँ पे गया है तो फिर तो कोच बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर इसी वजह से हमारा जो रोल है, एक कोच का जो रोल है, वो और ज़्यादा ज़रूरी नहीं बन जाता, क्योंकि हमें ऐसे केसेस को कम करने हैं। ऐसे लोग और नहीं बनने चाहिए। भले तक हमें ये ना पता हो कि मारिया कहाँ पे जाके रुकेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करना बंद कर दें। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करे और अपने करियर पे अच्छी जगह जाके रुके और इसके साथ-साथ में वो एक अच्छे रास्ते पे भी चले। अगर वो ऐसा करती है तो वो सच में एक अच्छी फाइटर बन सकती है।
जो सिम हामिन है उसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये बोलनी होती है कि हाँ, वो लड़का वो भी पिछली बार से बिल्कुल बदला नहीं है और जो सेम चीज़ है वो बार-बार रिपीट हो रही है उसके साथ। तो जो तुम्हारी होप्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा ऊपर मत ले जाओ। और खुद सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही हैं? तो यहीं पे दिखाते हैं वो एक के बाद एक दोबारा से ड्रिंक करती हैं। तो दूसरी कोच बोलते हैं क्या तुम ड्रिंक करना रुकोगी, बंद करोगी इसे? अब वो तीनों के तीनों वहीं पे बैठे होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते। तो इसका वो बोलते हैं कोच जंग, क्या ये किसी वजह से ली जैक्यूंग के बारे में है? और यहाँ पे हमें ली जैक्यूंग के बारे में बता रहे होते हैं कि ये कुछ एक स्टूडेंट्स होता है जो फाइल्स यूरी को मिली थी, उसके अंदर वो लड़की थी, उसी का नाम ली जैक्यूंग था। और जो पिछले साल के स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स मिले थे उनके अकॉर्डिंग वो अपने थर्ड ईयर में थी और वो फाइट क्लास 3 की भी मेंबर थी। और उसके बाद वो कोच जैंग की मेमोरीज में दिखाई दी गई थी, जब वो चेयरमैन ली के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और सिम हामिन को लेके आई थी वो। और यहाँ पे इन सभी बातों से ये पता चल रहा होता है कि जो कोच जैंग थी, वो नहीं चाहती थी कि ये लड़की फाइट क्लास 3 के अंदर ज्वाइन हो और आखिर में जाके चेयरमैन ली से मिले। और यहीं पे दिखाते हैं कि वो अपने हाथ से वो बोतल रख देती हैं टेबल पे। वो उसका बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और अब मैं और ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। शिट, ठीक है फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो कोच खड़े होते हैं, बोलते हैं कोच जैंग कोच। तो यहाँ पे कोच लिम बोल रही होती हैं कि सच में हे भगवान, ये उसका गुस्सा। तो यहीं पे दिखाते हैं कोच रुक जाते हैं और साइड में वेटर आता है, बोलता है कि आपने और ज़्यादा मीट ऑर्डर किया था ना सर, ये लीजिए मैं आपके लिए दूसरा ग्रिल लेके आया हूँ, आप इसे खा सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर ठीक है। तो इसी का उन्हें कुछ याद आता है, बोलते हैं कि एक मिनट रुको, क्या जो कोच जैंग थी वो आज इस टेबल के पैसे नहीं देने वाली थी क्या? तो कोच लिम बोलती हैं, ओह माय गॉड, कहीं यही तो बात नहीं है। और ये भी दिखाते हैं कोच जैंग एकदम भग जाती हैं स्पीड में। और इसी तरह हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जीव हमारी ये दोनों को दोनों साथ में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि मैं सच में लकी था, अगर वो वहाँ पे गिरता नहीं तो ये मेरे लिए बुरा होता। तो मारिया उसकी बातें सुन के उससे बोलती है कि ये एक अच्छा मूव था कि जहाँ पे तुमने अपने ओपोनेंट के कपड़ों को पकड़ा, वो लक नहीं था। तो जीव बोलता है उससे पर मैं तो मारिया उससे बोलती है कि ये कहना कि तुम्हारी जीत एक गुड लक थी, ये उतना ही बेवकूफ़ी भरा है जितना कि तुम कहो कि तुम्हारी हार एक बैड लक थी। क्योंकि जब तुम अपनी हार जीत को खुद रिकॉग्नाइज करते हो और उसे मानते हो, तब तुम्हें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम उसे और ज़्यादा अच्छा करना चाहती हो तो तुम उसे करो। जो आज तुम्हारी गलती थी वो थी कि तुमने अपने और अपने अपोनेंट के बीच में गैप को कम करने में हेजिटेट किया। तुम उस पे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों? आखिरकार तुम अचानक से उस पे इतनी ज़्यादा रहम क्यों खाने लगे? और क्या तुम ये सोच रहे थे कि या ये डरपोकों का काम है कि तुम उस पे अटैक करो जब वो फाइट करने की हालत में ना हो? तो जी उसकी बातें सुनना होता है, वो कुछ नहीं बोल पाता उससे। तो मारिया बुधवार से बोलती है कि मैं तुम्हारी उस आदत को बदलना चाहती हूँ अभी, पर मैं तुम्हें भी समझती हूँ। ठीक है, मैं रुकूंगी और देखूंगी। मैं तुम्हें कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि फाइट कैसे करते हैं। और ये बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी चाहिए कि फाइट के अंदर हार का मतलब है मौत, ना कि कोई शर्म और बेइज्जती। और जीव यही सुनना होता है और एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसका बोलता है कि ठीक है सिस्टर। और इसी को हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे रात होती है और यहाँ भी जीव के घर के अंदर वो लेटा होता है और जो उसके हाथ होते हैं वो एकदम हिल रहे होते हैं। और यहाँ पे जीव मन में सोच रहा होता है कि ये सच में अजीब है, मैंने पहले कुछ फील नहीं किया था, पर अब मैं शांत नहीं हो सकता। मैंने एक अजनबी को ऐसे ही पीटा बुरी तरीके से, एक आदमी जो सिर्फ डर रहा था जो उसके साथ हो रहा था उससे वो। ये पहले से ही एक हार जीत की सिचुएशन थी, पर फिर भी मैंने वहाँ पे रुकने की क्यों नहीं सोची, मैं इतनी आगे क्यों गया। और इसी को हमें दिखाते हैं वो याद करता है उन लड़कों को जिन्होंने उसकी बेइज्जती की होती है, उसके दोस्तों को मारा होता है। तो यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि नहीं, वो लोग इसी के लायक थे। उन लोगों ने इससे भी बुरा किया होगा बाकियों के साथ, जो आज मैंने उनके साथ किया है। तो आज मैंने उन्हें पनिश किया है, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था उसके लिए किसी ना किसी को तो करना ही था। और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या कह रहा हूँ? क्या मैं पुलिस हूँ या फिर एक सोल्जर हूँ जो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है? या फिर मैं एक प्रिज़न गार्ड के तौर पे भी माना जाता हूँ? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने उन्हें वायलेंस के साथ पनिश करने की सोची। अगर मेरे पास कोई ऑफ़िशियल कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद भी मैंने जो किया मैं उसे जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये करने की ज़रूरत थी एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए। पर मैं आखिर कर ही क्या रहा हूँ अभी? आखिरकार ये वायलेंस हो, फाइटिंग हो या फिर मार्शल आर्ट हो,
जो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को क्रश करना है, वो भी पूरी ताकत के साथ। बॉडी ट्रेनिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चाहे तुम उसे जितना भी अच्छे से बोलने की कोशिश कर लो, पर जो मार्शल आर्ट है उसका सिर्फ एक ही एम है, और वो है अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना। क्या आज के समय में इससे ज्यादा और कोई बुरी बात है कि तुम्हें अपनी ताकत को और ज्यादा बड़ी ताकत से प्रूव करना पड़ता है सभी को? क्या फाइट क्लास 3 के अंदर आना क्या सिर्फ यही एक रास्ता था मेरी बहन को ढूंढने का? मेरे पास और भी ऑप्शन थे, पर मैं सनवाई के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर क्यों रहा? क्या ये मेरा रॉन्ग रीजन था? तुम क्या सोचती हो, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ? और यहीं पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे रात होती है दोबारा से, और यहाँ कोई पंच की प्रैक्टिस कर रहा होता है जहाँ पे उसका स्कोर बहुत ज्यादा आगे चला गया होता है। वो बोलता है कि आ शिट, मैं मिस कर गया। तो ये दूसरा लड़का बोलता है, हे मेरे रास्ते से हट, देख मैं कैसे करता हूँ। एकदम वो पीछे की तरफ जाता है तो दिखाते हैं जो पीछे लड़का होता है उसको वो टक्कर मारता है, उसका फोन एकदम हाथ से छूट जाता है और नीचे जाके एकदम टूट जाता है वो। यहाँ पे दिखाते हैं वो सभी के सभी वहीं पे खड़े होते हैं, और जो उसका फोन होता है वो जमीन पे डला होता है। तो ये लड़का बोल रहा होता है कि स्क्रीन स्क्रीन, अभी मैंने इसकी स्क्रीन बदलवाई थी। हे आखिर तुमने ये क्या किया? तो बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो जब तुमने वो खुद अपने हाथों से गिराया है? और हाँ, वैसे ही मैंने अपना शोल्डर वो थोड़ी देर के लिए खो ही दिया था, देख रहे हो मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी है। तो ये लड़का बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो ये लड़का बोलता है कि जा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर तू एक ही काम कर कि यहाँ से निकल जा चुपचाप। तो ये लड़का बोलता है, क्या क्या बकवास कर रहा है तू? तो ये बोलता है, हाँ सच में, और एकदम अपने मुंह से थूकता है, और उसी का एकदम गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा यहाँ से निकल जा कमीने। और ये लड़का एकदम डर गया होता है उससे ऐसे देख के, लेकिन वो अपने फोन को भी देखते हुए जा रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पाता उससे। तो ये लड़की बोलती है, क्या सच में वो ऐसे ही जा रहा है बेवकूफ? और इसके दोस्त होते हैं वो सभी हंस रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ वो डर गया, वो डर गया वो। तो ये लड़का जिसने टक्कर मारी होती है बोल रहा होता है कि आखिरकार वो कर भी क्या लेता है। कहीं भी दिखाते हैं, यहाँ पे दोबारा से कोई बोलता है, क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने में मजा आता है? और ये जीव होता है, और ये बोलता है कि अगर आता है तो फिर तुम्हें पिटाई की जरूरत है। और ये लड़का एकदम सामने ही देख रहा होता है उसे। तो जीव दोबारा से उससे बोलता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे 1-on-1 में हरा दिया तो मैं तुम में से बाकी सबको माफ कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं एकदम एक कंस्ट्रक्शन साइट सी होती है, तो यहाँ पे ये लड़का बोल रहा होता है, ओ हमारी मास्टर मुरीन तैयार हैं क्या? ये जगह तो ऐसी लग रही है कि यहाँ पे कुछ समय बाद शमशान घाट बनने वाला है। पर क्या सच में ये लड़का अकेला ही है? इसके अंदर सच में बहुत ज्यादा ही हिम्मत है। तो ये लड़का बोलता है, हे मैंडियो, तुम बहुत ज्यादा कूल हो, जाओ जाओ करो फाइट करो। तो ये दूसरा बोलता है, हैं? तो ये लड़का बोलता है इससे, ये तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए, मुझे लगा तुम तो बिजी हो गए एक दूसरे से बात करने में। तो ये बोल रहा होता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये फन है। तो ये लड़का बोलता है कि चलो अच्छा है तुम यहाँ पे आ गए, क्या तुम्हारे पास ट्रिपॉड है? है तुम्हारे पास, चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और उसका टाइटल रखेंगे कि विक्टिम ने बुली को एक करारा जवाब दिया। तो दूसरा बोलता है कि हाँ हाँ अच्छा है चलो देखते हैं। तो वो लड़का बोलता है, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ इसमें? तो बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, सच में मजाक नहीं कर रहा, हाँ हाँ चलो ठीक है शुरू करते हैं। तो यहीं पे किसी की आवाज आती है, बोलता है कि कैमरे को छोड़ दो वहीं पे। तो ये दोनों के दोनों एकदम पीछे देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या क्या हुआ। और एकदम बोलता है, क्या तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और हाँ वैसे भी ये कैमरा नहीं है, ये सेल फोन है। तो लड़का बोलता है, हे आखिरकार क्या हुआ है, ये तुम्हारे साथ एक दोस्त भी है तुम्हारी? तो जीव बोलता है कि उसके बारे में परेशान मत हो, क्योंकि जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो सिर्फ मैं हूँ। तो मारिया उससे बोल रही होती है कि मैंने कहा कि उससे साइड में रख दो। कहीं भी दिखाती लड़की आती है सिगरेट पीती हुई, और बोल रही होती है, ओ सिस्टर। तो ये लड़के उसकी बात नहीं सुनते और बोलता है कि हाँ चलो चलो इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लड़की बोलती है मारिया से, क्यों ना आप हमारे साथ थोड़ा खेल लें सिस्टर, हैं? ओ माय गॉश, आपके लिप्स वो तो कुछ ज्यादा ही रेड हैं। क्या आपकी स्किन टैन हो चुकी है या फिर आप मिक्स हैं? वहीं भी दिखाते हैं वो अपने मुंह से धुआं निकालती है, सीधा मारिया के मुंह पे मार देती है, और इसी धुएं से मारिया सांस नहीं ले पाती। तो लड़की बोली होती है, ओहो ये क्या हुआ, आप इतने ज्यादा कमजोर हैं, आप जब खांसती हैं तो और ज्यादा क्यूट लगती हैं। तो ये लड़का बोलता है कि हाँ जरूर, क्योंकि तुम्हारी सांस इतनी ज्यादा बदबूदार है इसीलिए। तो ये लड़का हंस रहा होता है, बोल रहा होता है, हाँ 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 सच में बैड ब्रीथ, हाँ यही हुआ है। वहीं भी दिखाते हैं मारिया को एकदम गुस्सा आता है, सीधा पंच मारते हैं उस लड़की के मुंह पे, और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो एकदम शौक में होता है, और लड़की नीचे डली होती है, बाकी लड़के भी एकदम सामने देख रहे होते हैं। तो ये एकदम चिल्ला के जाता है कि तू कमीनी कुतिया, क्या किया ये तूने? नहीं, यहाँ पे दिखाते हैं कि उसके मुंह पे भी पंच लगता है, और ये मारिया नहीं मारा होता है, इसी पंच से वो सीधा दूर जाकर गिरता है। तो ये जो दोनों लड़के होते हैं वो भी गुस्से में आते हैं, बोलते क्या सच में उसे यहाँ पे लेके आओ। नहीं भी दिखाते हैं उन दोनों के पंच को डॉज करती है, और ये भी दिखाते हैं इस लड़के के पंच मारती है सीधा पेट में,
और दूसरे के मुंह पे मारती है। तो ये लड़का बोल रहा होता है कि सच में ये कमीनी। तो जीव उसे पीछे से पकड़ता है, बोलता है हे, मैंने कहा ना कि तुम्हें सिर्फ मुझसे ही फाइट करने की जरूरत है। तो फिर कमीने चल शुरू करते हैं। तो ये लड़का बोल रहा होता है कि हाँ हाँ सच में किस तरीके के हालात हैं। और यहीं भी दिखाते हैं बहुत तेज आवाज आती है। यहाँ पे हमें दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे ये फोन डला होता है, ट्रिपॉड डला होता है, और वो सभी लड़के होते हैं वो भी जमीन पे डले होते हैं। इनमें से एक चिल्ला रहा होता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ। और दूसरे वाले को तो एकदम सांस नहीं आ रही होती। और जो लड़की होती है वो तो रो रही होती है साइड में बैठ के, क्योंकि हमें दिखाते हैं उसका मुंह, वो उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, उसके दांत टूट गए होते हैं। और उसके सामने जो बैठी होती है वो मारिया होती है, वो एकदम देख रही होती है सामने की तरफ। उसके हमें दिखाते हैं ग्राउंड में एकदम खून गिर रहा होता है। यहाँ पे अपना जीव होता है जो खून एकदम बाहर निकाल रहा होता है, और बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। वो खांस रहा होता है, वो एकदम बिल्कुल बुरी हालत होती है उसकी। तो इसको हमें दिखाते हैं वो एकदम शांति से ऊपर खड़ा होता है और तेज तेज सांस ले रहा होता है। उसके हमें दिखाते हैं उसके पीछे कोई डला होता है। तो ये वही लड़का होता है जिसके साथ जीव की फाइट हुई होती है, और वो एकदम बिल्कुल बेहोश हो गया होता है। यहीं पे दिखाते हैं मारिया जीव के सामने आती है और उसकी हेड उसके ऊपर रख देती है। उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ती है और इशारा देती हुई वहां से उसे ले जाती है। और जब वो वहां से जा रहे होते हैं उसके हमें दिखाते हैं यहाँ पे जीव का घर होता है। यहाँ पे जो जीवन होती है वो पढ़ाई करते करते सो जाती है। लेकिन जब उसकी धीरे से आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और उसकी आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं। सोच रही होती है क्या, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाते हैं जीवन एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, और वो मारिया होती है जो क्लोजेट से एक बॉक्स बाहर निकाल रही होती है। और जो बॉक्स होता है वो फर्स्ट एड का होता है। तो जीवन उसे ही देख रही होती है, मारिया भी उसे ही देख रही होती है। हमारी ये सोच रही होती है क्या ये दोबारा से मुझे चोर ना समझ ले, इसलिए वो पहले से ही अपना गार्ड तैयार रखती है। तो जीवन बोलती है सिस्टर क्या आपको चोट लगी है। इसके बाद में दिखाते हैं फर्स्ट एड किट खुलती है, और यहाँ दिखा रहे होते हैं जो जीवन होती है वो जीव के पट्टी कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो जीव बोलता है कि मैं कुछ गुंडों से टकरा गया था। जब मैं घर वापस आ रहा था तो कम से कम वो 3 या 4 थे। तुम ये जानती ही हो कि गलियों के अंदर इतने ज्यादा कमीने ये घूमते ही रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर उन्होंने पहले मुझे पंच मारा इसीलिए। और जो सिस्टर थी वो टाइम पे आ पाई वहां पे, तब जाके उन्होंने मुझे बचाया। तो ये बोलती है जीव मुझसे झूठ मत बोलो तुम। तो जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, मारिया भी इन दोनों को देख रही होती है साइड में बैठी हुई। और ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तो जीव बोल रहा होता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। तो जीव ने उसकी तरफ देखती है, मन में सोचती है कि ठीक है मैंने देख लिया फिर। और इसी के बाद वो फर्स्ट एड किट को बंद करती है, वहां से जा रही होती है। और वो जीव से बोलती है तो फिर मैं फर्स्ट एड किट को यहीं पे छोड़ देती हूँ, अच्छे से सोना जीव। और यहीं पे दिखाते हैं गेट बंद करके वहां से चली जाती है, जीव वहीं पे बैठा होता है। और मारिया जीवन के साथ आ रही होती है उसके कमरे में। जैसे ही जीवन अंदर जाती है मारिया भी जा रही होती है। लेकिन इतने में ही दिखाते हैं कि जो जीवन होती है वो मारिया के कपड़े फेंकती है, बोलती है कि पहले अपने आप को साफ करके आओ। और मारिया सोच रही होती है क्या ऐसे क्या हुआ। और इसी को हमें दिखाते हैं अगले दिन, जहाँ पे कोई दौड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि अपनी जॉ को स्ट्रेंथ करना और अपनी नेक मसल्स को, यही सब कुछ नहीं होता। जो इसका डायरेक्ट लिंक है वो तुम्हारे दिल और लंग के एंट्रेंस से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब हम स्कूल जाते हैं उस रास्ते पे सुबह सुबह हम रोड वर्क करते हुए जाते हैं, यानी कि रनिंग। यहाँ पे दिखाते हैं जीव जा रहा होता है बैग टांगे हुए, और उसके बैग के अंदर ईंटें रखी होती हैं जो बहुत ज्यादा वेट होता है। उसे लेके जीव दौड़ रहा होता है। और यहीं पे दिखाता है वो दोनों को दोनों साथ में जा रहे होते हैं। उसका हमारी आगे होती है, जीव पीछे होता है, दोनों को दोनों सीढ़ी चढ़ते हैं। और वो जाते हैं सामने दिखाते हैं कि ब्रिज टूटा हुआ होता है। तो मारिया और जीव दोनों के दोनों साथ में जाते हैं और वहां से जंप करते हुए चले जाते हैं। और पता नहीं किस किस रास्ते से जा रहे होते हैं, एकदम आड़े तिरछे रास्तों से। और यहीं पे दिखाते हैं वो स्कूल आके दोबारा से कपड़े चेंज करता है, और उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और जैसे ही वो अपना बैग टेबल के ऊपर रखता है तो वहां से एकदम बहुत तेजी से आवाज आती है। लेकिन वो वहां पे शांति से बैठ जाता है। तो ये जो लड़की होती है वो साइड में होकर देख रही होती है जीव को, और जीव के चेहरे पे वो चोटें लगी होती हैं, वो उसे ही देख रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कोई बोल रहा होता है देखो देखो, देखा यहाँ पे कोई भी काउंटर नहीं है। जब मेरी राइट फेस तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती है, देखा तुमने, क्या तुम इसके पार देख सकते हो। क्या मैंने पकड़ा है, जल्दी बताओ क्या पकड़ा है। तो ये लड़का बोल रहा होता है कि एक मास्टर तुम्हारे हाथ और पैरों को, उन दोनों को रीड कर सकता है कमीने। तो इसी को दिखा तो वो साइड में देखता है, बोलता है क्या क्या हुआ। तो ये लड़का बोलता है हाँ देखा वो आ गई, आखिरकार वो आ ही गई, देखा, लो यहाँ पे लो, तुम्हें भी स्मोक करना है ना। तो ये बोलती है क्या तुम दोनों ने वो किया जीव के साथ। तो ये लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। तो ये दूसरा वाला बोलता है कि क्या बकवास कर रही है तू। तो ये एकदम उसी की तरफ देख रही होती है, वो लड़का भी सामने से ही देख रहा होता है। तो यहीं पे दिखाते हैं वो वहां से चली जाती है, मन में सोच रही होती है कि नहीं इन्होंने नहीं किया होगा वो। तो एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है क्या ये क्या है।
मैंने किया है, हाँ मैंने किया है, आ जाओ मैंने किया है, बता तू क्या करेगी इसके बारे में। तो ये दूसरा लड़का बोलता है, क्या क्या आखिर क्या किया है तुमने, मुझे तो पता ही नहीं है क्यों किया आखिरकार तुमने वो। इसका दिखाते हैं क्लास 1-1 में, कोई बोलता है कि जीव, और ये जीव सोच रहा होता है क्या, वो एकदम सामने देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो बाकी सब बच्चे होते हैं क्लास के वो सभी भी देख रहे होते हैं साइड में। तो यहाँ पे लड़की आती है सामने और बोलती है कि हमें कुछ समय के लिए बात करनी है। और जीव एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। और इसका हमारा वॉल्यूम 8 यहीं पे ख़त्म होता है, वॉल्यूम 9 जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।